वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। गुफा के भीतर सुरंग के प्रवेश द्वार से कदमों की आवाज गूंजी। आने वाला केवल एक व्यक्ति था और उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। ये बात जितनी स्पष्ट थी, यिनलो मंडप के योद्धाओं के लिए बेचैनी उतनी ही बढ़ गई। सबसे पहले उनके दिमाग में अमन का ख्याल आया। अगर अमन को ये जगह मिल गई होती तो वह शायद इतनी ही निडरता से आता। कुछ महागुरुओं ने एक दूसरे को देखा, हर कोई मरने तक लड़ने या आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। अगर उन्हें आत्मसमर्पण करने की अनुमति मिली तो ही एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति सुरंग से गुफा में आती हुई उनके सामने प्रकट हुई। यह अमन नहीं है। हालांकि यिनलो मंडप के योद्धाओं ने इस बात पर राहत की सांस नहीं ली। आगंतुक उनमें से नहीं था और भले ही वह अमन नहीं था, फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति था। उसे यिनलो मंडप का ठिकाना कैसे मिला? कुछ महागुरुओं ने उसे घूर कर देखा। सफेद चोगा पहने उसने एक पतला श्याम रंग का नकाब पहन रखा था, जो उसके चेहरे को ढके हुए था। इससे ऐसा लग रहा था मानो उसका चेहरा श्याम रंग का हो। श्याममुखी पुरुष। आगंतुक को पहचानते ही यिनलो मंडप के सभी योद्धाओं की आंखें सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पर दहशत छा गई। जैसा कि सभी जानते हैं, भीतरी क्षेत्र में कई गुप्त शक्तियां हैं, जिनमें यिनलो मंडप 3 सबसे रहस्यमय शक्तियों में से एक है। अन्य 2 रहस्यमय शक्तियों में से एक और भी अधिक रहस्यमय है, जिसकी शक्ति सबसे अधिक है, यहाँ तक कि कुबेर महल भी उसकी वास्तविक गहराई को नहीं जान सकता। इस रहस्यमय शक्ति के बारे में केवल इतना पता है कि वे सभी श्याम रंग के नकाब पहनते हैं, अपने चेहरों को ढकते हैं, ठीक श्याममुखी पुरुषों की तरह। परिणामस्वरूप इस गुप्त शक्ति का नाम श्याममुखी पुरुष पड़ा। श्याममुखी पुरुषों का हर सदस्य एक गुरु होता है। आज तक जितने भी श्याममुखी पुरुष दिखाई दिए हैं, वे सभी गुरु थे और शायद गुरु स्तर से नीचे वालों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यिनलो मंडप के एक महागुरु ने उदास भाव से पूछा, क्या तुम श्याममुखी पुरुष हो? श्याममुखी पुरुष ने यिनलो मंडप के योद्धाओं को देखा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। एल्डर यिन क्या करने की योजना बना रहे हैं? उन्होंने कौन सा काम हाथ में लिया है? एक पल के लिए यिनलो मंडप के योद्धाओं ने हताशा में एक दूसरे को देखा। किसी ने जवाब नहीं दिया। महागुरु चुप रहे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने कहा, ये यिनलो मंडप का रहस्य है। हमें कैसे पता होगा? श्याममुखी पुरुष का लहजा कुछ उदास हो गया। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? यिनलो मंडप के योद्धाओं ने गहरी आवाज में जवाब दिया। हमें नहीं पता। श्याममुखी पुरुष ने यिनलो मंडप के एक योद्धा को देखा और अचानक उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उस योद्धा का भाव पूरी तरह से बदल गया। वह एक गुरु की शक्ति से विस्फोट करने ही वाला था, लेकिन पल भर में उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे दहशत का भाव प्रकट हुआ। कृपया मुझे छोड़ दो। इस पल जो व्यक्ति विरोध करने वाला था, उसे महसूस हुआ जैसे उस पर कोई पहाड़ दबाव डाल रहा हो। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और उसकी गुरु की शक्ति दब गई। उसने ये पहले एक बार अनुभव किया था, वह तब था जब यिनलो मंडप का स्वामी क्रोधित हुआ था। श्याममुखी पुरुष की शक्ति यिनलो मंडप के स्वामी के बराबर थी। धड़ाम। श्याममुखी पुरुष ने उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ा और उदासीनता से कहा, क्या तुम सच में नहीं जानते? यिनलो मंडप के बाकी योद्धा ठंडे पसीने में भीग गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। गुरु, जिसका गला घोंटा जा रहा था, डरा हुआ लग रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। श्याममुखी पुरुष ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और कहा, बोलो। हमें एक काम सौंपा गया था, सुरभि को ढूंढना और पकड़ना। उसे पकड़ने का क्या मकसद है? हमें नहीं पता। हमें सच में नहीं पता। चर्र। श्याममुखी पुरुष ने अपना हाथ दबाया और गुरु की गर्दन कुचल गई, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। यिनलो मंडप के बाकी योद्धा दहशत में आ गए, उनके चेहरे ठंडे पसीने से भीग गए। श्याममुखी पुरुष ने यिनलो मंडप के योद्धाओं को देखते हुए कहा, एल्डर यिन पहले ही मर चुका है और बेकार लोगों को जीने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो मैं तुम्हें एल्डर यिन का साथ देने के लिए भेजूंगा। यिनलो मंडप के एक महागुरु ने कहा, उसका चेहरा ठंडे पसीने से तर था। स्वामी का काम सुरभि को पकड़ना था, लेकिन हमें वास्तव में विशिष्ट उद्देश्य नहीं पता। हालांकि ऐसा लगता है ये स्वर्गीय मानव से संबंधित है। एक अन्य महागुरु ने जल्दी से जोड़ा, स्वामी के गुप्त कक्ष में जवाब हो सकते हैं, लेकिन हम उसे खोल नहीं सकते। इसके बाद कुछ महागुरुओं ने घबराकर वह सब बताना शुरू कर दिया जो वे जानते थे, कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि अन्य गुरुओं को ज्यादा जानकारी नहीं थी और उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। श्याममुखी पुरुष चुपचाप सुनता रहा। अचानक गुफा पर एक दबाव छा गया। सभी गुरु भयभीत हो गए, उन्हें लगा जैसे कोई पहाड़ उनके शरीर पर दबाव डाल रहा हो, उनकी हरकतों को धीमा कर रहा हो, उनकी शक्ति को बहुत कम कर रहा हो और भागने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा हो। वे पलटवार भी नहीं कर सकते थे। श्याममुखी पुरुष ने महागुरुओं को देखा और कहा, उन्हें मार डालो। जी। कुछ दक्ष महागुरुओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत बाकी यिनलो मंडप के योद्धाओं पर हमला कर दिया। उनके वार क्रूर और बेरहम थे। एक तरफ बल से अभिभूत थी और दूसरी तरफ शुरू से ही अधिक शक्तिशाली थी। लड़ाई जल्दी ही एक तरफा नरसंहार में बदल गई। पल भर में इन दक्ष महागुरुओं को छोड़कर बाकी सब मर चुके थे। इस बिंदु पर श्याममुखी पुरुष ने हल्के श्याम रंग के कुछ नकाब निकाले। वे उसके पहने हुए नकाब के समान थे, लेकिन रंग हल्का था।
इन्हें पहन लो। दक्ष महागुरुओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के नकाब पहन लिए। श्याममुखी पुरुष ने ठंडे लहजे में कहा, आज से ये जगह मेरा दूतावास है। दक्ष महागुरुओं ने जल्दी से श्रद्धा में झुककर कहा, प्रणाम मेरे स्वामी। आखिरकार वे बच गए। यिनलो मंडप का स्वामी मर चुका था और श्याममुखी पुरुष से जुड़ना वास्तव में एक रास्ता था। श्याममुखी पुरुष ने पूछा, गुप्त कक्ष कहाँ है? एक दक्ष महागुरु ने चापलूसी करते हुए श्याममुखी पुरुष को ऊंचे टावर के पीछे की पत्थर की दीवार तक पहुंचाया। श्याममुखी पुरुष ने देखा, पत्थर की दीवार में एक छेद बनाया गया था और उसके अंदर एक कीमती सामग्री गड़ी गई थी। जब तक इसे खोलने का तरीका पता न हो, तब तक एक दक्ष महागुरु भी इसे जबरदस्ती नहीं तोड़ सकता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे गुप्त कक्ष के द्वार पर रखा। श्याममुखी पुरुष से एक भयानक आभा निकली, जिससे कई महागुरु डर के मारे पीछे हट गए। उन सभी को लगा कि यह श्याममुखी पुरुष यिनलो मंडप के मूल स्वामी से कहीं अधिक भयानक है। श्याममुखी पुरुष की हथेली नीली हो गई। उसने उसे गुप्त कक्ष के द्वार पर दबाया, जैसे किसी गर्म लोहे को चर्बी के ढेर पर दबाया गया हो। एक हिसिंग ध्वनि के साथ उसका हाथ द्वार में धंस गया और किसी बिंदु पर गुप्त कक्ष का द्वार टूटने लगा। चटाक! द्वार टूटकर गिर गया, जिससे अंदर का छोटा गुप्त कक्ष दिखाई दिया। श्याममुखी पुरुष उसमें चला गया। छोटे गुप्त कक्ष में केवल कुछ छोटे बक्से थे। बीच वाले जेड बक्से पर एक पैटर्न था। ये रहा। श्याममुखी पुरुष की आंखों में उत्साह और लालसा चमक उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, कांपते हुए जेड बक्से की ओर पहुंचा। जेड बक्सा खोलने पर अंदर एक ताड़पत्र था। उसने ताड़पत्र उठाया और उसे खोला। इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह ताड़पत्र की सामग्री को घूर रहा था। कुछ देर बाद उसने ताड़पत्र को दूर रख दिया। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, लिंगयू का द्वार, सुरभि। गुप्त कक्ष से बाहर आकर उसने कई महागुरुओं को देखा और कड़ाई से पूछा, सुरभि कहाँ है और एल्डर यिन को किसने मारा? यिनलो मंडप के कुछ बचे लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के यिनलो मंडप के स्वामी और शिखर महागुरुओं के सुरभि को गिरफ्तार करने के लिए चंकिंग मंडप जाने के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। आखिर में एक व्यक्ति ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, चंकिंग मंडप बहुत भयानक है। दर्जनों शिखर महागुरु मारे गए। अमन और मंगेश जैसे महान प्रतिभाशाली दोनों चंकिंग मंडप से हैं। श्याममुखी पुरुष चुप हो गया। यिनलो मंडप का स्वामी और दानव स्वामी दोनों चंकिंग मंडप में मारे गए, जिससे वह कुछ हद तक आशंकित था। लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। मुझे सुरभि को पाना ही होगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। चंकिंग मंडप में वह व्यक्ति लिंगयू के द्वार के प्रवेश अवसर पर कैसे एकाधिकार कर सकता है? चंकिंग मंडप और दहुआ मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा लगता है कि विशाल यदु देश का शाही परिवार भी कुछ करने के लिए तैयार है। यह मेरे जैसे लोगों के लिए संपर्क साधने का सही समय है। श्याममुखी पुरुष ने मन ही मन सोचा। श्याममुखी पुरुष ने गंभीरता से आदेश दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। दक्ष महागुरुओं ने जल्दी से प्रणाम किया। कृपया अपना आदेश दें मेरे स्वामी। श्याममुखी पुरुष ने गंभीरता से आदेश दिया, उन शक्तियों के पास जाओ जिन्होंने कभी चंकिंग मंडप पर हमला किया था और जिनके पास अभी भी जीवित महागुरु हैं। बदला लेने का अवसर आ गया है। चंकिंग मंडप में उस व्यक्ति से निपटने के लिए स्वाभाविक रूप से लोग होंगे। जी मेरे स्वामी। आदेश देने के बाद श्याममुखी पुरुष जेड बक्सा और ताड़पत्र हाथ में लेकर चला गया। विशाल यदु देश के शाही महल में सम्राट अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनका चेहरा बेहद उदास था। उन्होंने अपने हाथ में दहुआ के बारे में खुफिया जानकारी देखी। उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उनके चेहरे पर रोष और नफरत उभर आई, लेकिन उन्हें लाचारी का एहसास भी हुआ। चंकिंग मंडप बहुत शक्तिशाली था। विशाल यदु देश को अपनी रक्षा के लिए झुकना पड़ा और क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। अचानक शाही अध्ययन कक्ष के बाहर से शाही महागुरु ने धीमी आवाज में चिल्लाया, वहां कौन है? विशाल यदु देश के सम्राट का भाव अचानक बदल गया और वह अचानक खड़े हो गए। क्या चंकिंग मंडप की किसी शक्ति ने हमला कर दिया था? क्या उन्होंने क्षेत्र सौंपकर और क्षतिपूर्ति की पेशकश करके आत्मसमर्पण नहीं किया था? क्या वे सच में उन्हें मरने तक लड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे? अपने शाही अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने पर उन्होंने एक सफेद चोगा पहने श्याममुखी पुरुष को बाहर खड़े देखा। दो शाही सेवक गंभीर भाव से उसे घूर रहे थे। विशाल यदु देश के सम्राट चकित रह गए। श्याममुखी पुरुष, 3 रहस्यमय गुप्त शक्तियों में से एक श्याममुखी पुरुष। विशाल यदु देश के सम्राट ने पजल्ड भाव से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं मेरे स्वामी? चूंकि यह चंकिंग मंडप का कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, उन्होंने राहत की सांस ली। श्याममुखी पुरुष ने शांत स्वर में कहा, विशाल यदु देश के सम्राट, क्या आप चंकिंग मंडप के प्रति नाराज और क्रोधित नहीं हैं? सौभाग्य से मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। हम मिलकर काम कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? विशाल यदु देश के सम्राट ने गहरी आवाज में पूछा, हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? श्याममुखी पुरुष ने उन्हें देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। विशाल यदु देश के सम्राट ने गहरी सांस ली और कहा, कृपया आइए इस पर मेरे अध्ययन कक्ष में चर्चा करें। श्याममुखी पुरुष ने हल्की मुस्कान दी और शाही अध्ययन कक्ष में चला गया। विशाल यदु देश के सम्राट समझदार हैं। जिन शक्तियों ने कभी चंकिंग मंडप पर अपने महागुरुओं को तैनात किया था, उन सभी से श्याममुखी पुरुष चुपचाप मिला था। भीतरी क्षेत्र में रहस्यमय श्याममुखी पुरुष के कारण अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई थी।
कंगलान द्वीप पर इस बात पर चर्चा अभी अभी समाप्त हुई थी कि भीतरी क्षेत्र के योद्धा दहुआ मार्शल आर्ट में कैसे परिवर्तित हो सकते हैं। शोध के बाद दहुआ मार्शल आर्ट में परिवर्तित होने की दिशा मोटे तौर पर सुलझा ली गई थी। हालांकि इसे लागू करना आसान काम नहीं होगा। अमन ने निष्कर्ष निकाला, तारामंडल अवस्था से नीचे के योद्धाओं के लिए दहुआ मार्शल आर्ट में परिवर्तित होना, उन्हें पहले अपनी महत्वपूर्ण शक्ति को विकसित करना होगा जो अपेक्षाकृत कम कठिनाई वाली है। अगर उनके पास रक्तसार गोलियां सहायता के रूप में हैं और महत्वपूर्ण सार संघनन विधियों के साथ पूरक हैं, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। हालांकि परिवर्तन के बाद उनकी प्रगति अपेक्षाकृत धीमी होगी क्योंकि उनकी नींव शुरू से स्थापित नहीं हुई है। इस प्रकार वे पारंपरिक दहुआ योद्धाओं की तुलना में थोड़े कमजोर होंगे। जो यंग ने चौथी अवस्था से परिवर्तित किया था, जो भीतरी क्षेत्र की मार्शल आर्ट है, जहां तीसरी अवस्था वह है जहां मार्शल आर्ट की नींव वास्तव में स्थापित होती है, इसलिए चौथी अवस्था में मार्शल आर्ट को परिवर्तित करना तुलनात्मक रूप से आसान है। भले ही आपने तीसरी अवस्था के बाद रक्तसार को संघनित किया हो और रक्तसार गोली के प्रभाव में मार्शल आर्ट में परिवर्तित हो गए हों, मार्शल आर्ट की पहले से स्थापित नींव के कारण ये दहुआ योद्धाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर होगा। फिर भी ये भीतरी क्षेत्र के योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इसलिए एक बार परिवर्तन की विधि सार्वजनिक हो जाने के बाद पहली तारामंडल अवस्था से नीचे के बड़ी संख्या में योद्धा अपने मार्शल आर्ट पथ को बदलने पर विचार करेंगे। हालांकि एक शर्त है, वह ये है कि उन्हें रक्तसार गोली की सहायता की आवश्यकता होगी। हर योद्धा रक्तसार गोली का खर्च वहन नहीं कर सकता। अमन ने आह भरी। दहुआ मार्शल आर्ट की सहज अवस्था स्वर्ग और पृथ्वी सेतु से जुड़ने के बारे में है। भले ही आपने सच्ची शक्ति को संघनित कर लिया हो, स्वर्ग और पृथ्वी सेतु के बिना आप दहुआ योद्धा नहीं हैं। हालांकि एक गुरु योद्धा की नींव लगभग तय हो चुकी होती है और स्वर्ग और पृथ्वी सेतु से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक दुविधा है। अगर एक गुरु योद्धा परिवर्तित होना चाहता है, तो सच्ची शक्ति को संघनित करने के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी सेतु मुख्य है। स्वर्ग और पृथ्वी सेतु के बिना सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना और उसे सच्ची शक्ति में संघनित करना असंभव है। इसके बजाय उसे भीतरी क्षेत्र के योद्धा के पद की भीतरी शक्ति को अवशोषित करना होगा, फिर संघनन के माध्यम से इसे सच्ची शक्ति में परिवर्तित करना होगा। पेंग युआन और कुछ अन्य मार्शल विद्वान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं थे, बल्कि उन्होंने उत्साह से कहा, आइए अपना शोध जारी रखें, शायद हमें कोई विकल्प मिल जाए। अमन ने सिर हिलाया। वह परिवर्तन की विधि पर बहुत अधिक प्रयास नहीं करेगा। उसने अभी अभी अद्वैत अवस्था में सफलता प्राप्त की है, उसे मार्शल आर्ट की समझ को और व्यवस्थित करने की जरूरत है। इसके बाद अमन ने शैलेश को तलवार कला को कैसे विकसित करना है, जैसे कि खुद को कैसे समझना है और तलवार हृदय को कैसे प्रबुद्ध करना है, इस पर सलाह दी। शैलेश तलवार हृदय को प्रबुद्ध कर पाता है या नहीं, ये पूरी तरह उस पर निर्भर करता है। अमन ने मूल रूप से अपना मार्गदर्शन पूरा कर लिया था। कंगलान द्वीप की चट्टान पर पालथी मारकर बैठे अमन ने अपनी शक्तियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। अचानक उसे सुरभि का ख्याल आया। अमन की आंखें इस विचार से चमक उठीं। छोटी बहन ने अब तक उन लाशों का विच्छेदन कर लिया होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे कोई खोज मिली है। क्या वह कोई ऐसा अमृत बना सकती है जो मेरिडियन को स्वर्ग और पृथ्वी सेतु में बदलने की अनुमति दे। हालांकि वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी सेतु का एक रूप होंगे, उनमें अभी भी उसकी क्षमताएं होंगी। इस प्रकार दहुआ मार्शल आर्ट में परिवर्तित होना अभी भी संभव हो सकता है। अमन को लगा कि यह तरीका संभव हो सकता है। एक बार जब चंगकिंग मंडप कंगलान द्वीप में चला जाएगा, तो वह अपनी छोटी बहन को इसकी जांच करने दे सकता है। चंगकिंग मंडप की लड़ाई के बाद से भीतरी क्षेत्र धीरे धीरे स्थिर हो गया था। हालांकि अंदरूनी धाराएं थीं, मार्शल आर्ट जगत की सतह अभी भी शांतिपूर्ण और शांत थी, जिसमें कम संघर्ष थे। अमृत अच्छी तरह से बिक रहे थे। दहुआ मार्शल आर्ट की विधि भी धीरे धीरे प्रसारित हो रही थी। एक दिन सप्तर्षि शिक्षा सदन ने दहुआ मार्शल आर्ट कक्षा शुरू की, जिससे शांत मार्शल आर्ट जगत में कुछ हलचल हुई। अमन बाहर की अंदरूनी धाराओं से बेखबर था। अगर उसे पता भी होता तो उसे परवाह नहीं होती। वह अपनी शक्तियों को मजबूत करने के बीच में था। उसके गुरु द्वारा यिनलॉ मंडप के स्वामी को हाथ के एक झटके से मारने का दृश्य उसके दिमाग में आया। उस वार ने यिनलॉ मंडप के स्वामी की आत्मा को सीधे मिटा दिया। अमन को उस रहस्यमय उतार चढ़ाव की स्पष्ट रूप से याद थी जो वार लगने पर आया था और वह उस अजीब कंपन को समझने में तल्लीन था। दानव राजा के साथ लड़ाई के दौरान अमन को एहसास हुआ कि अगर उसने अपने गुरु की आत्मा विनाश तकनीक में महारत हासिल कर ली, तो एक अर्ध देवता को मारना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अमन ने विचार किया, अगर दुश्मन के पास भी आत्मा को काटने की क्षमता है, तो मुझे अपना बचाव कैसे करना चाहिए। किसी भी अन्य हमले की तुलना में इससे बचाव करना अधिक कठिन था। जैसे ही अमन ने सोचा, उसके सामने दो तलवार की किरणें दिखाई दी, जो एक चक्र में घूम रही थी जैसे कि वे जीवित हों। तलवार चक्र के भीतर से एक रहस्यमय उतार चढ़ाव गूंजा, फिर तुरंत गायब हो गया। अमन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अच्छा नहीं है, मैं इसे तलवार चक्र में मिला नहीं सकता और इसे वास्तविकता में नहीं ला सकता। एक विचार के साथ पर्वत और नदी की तलवार भावना प्रकट हुई। ये स्वर्ग और पृथ्वी के एक तरफ के आवरण की तरह गोल गोल घूमती रही। इसके बाद पर्वत और नदी की तलवार भावना नाटकीय रूप से और तुरंत बढ़ी, स्वर्ग और पृथ्वी के समोच्चों का निर्माण किया, अब भ्रामक नहीं रही। उस अलौकिक भ्रम के भीतर पहाड़ों और नदियों की छवि दिखाई दे रही थी। ये पहाड़ों और नदियों के खंडा भाव का दूसरा रूप था। अद्वैत अवस्था में प्रवेश करने के बाद अमन आखिरकार पहाड़ों और नदियों के खंडा भाव का दूसरा स्तर प्रदर्शित कर पाया था।
मुझे खंडा भाव को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर मैं दिव्य आत्माओं को मारने से संबंधित खंडा भाव को समझ सकूं और इसे खंडा मार्ग या यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स में हत्या की कला के साथ मिला दूं, तो मेरी मारने की शक्ति बेजोड़ हो जाएगी। इसके अलावा मैं इसे केवल आक्रमण के लिए ही नहीं बल्कि बचाव के लिए भी उपयोग कर सकता हूँ। अमन का हृदय उत्साह से धड़क रहा था। उसे अपनी साधना के लिए एक दिशा मिल गई थी। जीवन मृत्यु चक्र एक बार फिर प्रकट हुआ, जो पहाड़ों और नदियों में समाहित हो गया, जहां वह घूम रहा था। जीवन और मृत्यु के परिवर्तन में हत्या की अंतहीन विविधताएं सामने आईं। कई लगातार दिनों तक अमन ने खंडा भाव को समझने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके विपरीत जीवन मृत्यु चक्र अधिक पूर्ण और शक्तिशाली होता गया, जिससे हत्या के नए तरीके सामने आए। जब वह चक्र का उपयोग मारने के लिए करता था, तो वह हल्के से मृत्यु के एक निश्चित खंडा भाव को महसूस कर सकता था। क्या मेरी साधना की दिशा में कुछ गलत है? जीवन मृत्यु चक्र, जिसे मैंने तायाची से समझा था, कुछ हद तक समझ से बाहर है। अमन गहरी सोच में था। पहाड़ की चोटी पर एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था। एक हल्की हवा चली, जो उसके गले के माध्यम से अंदर गई, उसकी छाती में समाई और उसकी आस्तीन से बाहर निकलते हुए उसकी भुजाओं को सहलाया। उसी क्षण अमन के मन में ज्ञान की एक चिंगारी कौंधी। अष्ट दिशाएं स्वर्ग और पृथ्वी के गहरे रहस्यों से भरी हैं। जुन हवा का प्रतिनिधित्व करता है और हवा सब में समा जाती है। यह मेरे खंडा भाव की दिशा होनी चाहिए। उस क्षण अमन उत्साहित हो उठा। उसे अपनी दिशा मिल गई थी। इस तरह वह हल्की हवा में डूब गया और उसके मन में अष्ट दिशाओं की छवियां और उनके रहस्य प्रकट हुए। कांगलान द्वीप पर अमन खंडा भाव को समझने में डूबा पहाड़ की चोटी पर बैठा था। कहीं और शैलेश अपने खंडा मार्ग को समझने की कोशिश करते हुए चिंतन कर रहा था। अपनी खुद की साधना समाप्त करने के बाद हुक्म थोड़ा ऊब गया था, इसलिए वह एक छोटी नाव लेकर नदी पर इत्मीनान से तैरने निकल पड़ा। पेंग युआन और कुछ अन्य लोग मार्शल आर्ट्स में गहराई से लगे रहे, दिन रात काम करते हुए, मानो वे अथक हों। दहुआ शहर में रुद्र का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। दहुआ शहर के चारों ओर घूमने के बाद आखिरकार वह उबने लगा था। सहज अवस्था में पूर्णता प्राप्त करने के बाद मंगेश वर्तमान में अद्वैत अवस्था में अपनी प्रगति की तैयारी के लिए अपनी क्षमताओं को गहरा करने के लिए भंडार जमा कर रहा था। हालांकि वह अभी अद्वैत अवस्था में प्रगति शुरू कर सकता था, लेकिन अमन की तरह वह प्रगति के दौरान अपनी क्षमताओं को बदलना और विकसित करना चाहता था। अपनी नींव को बढ़ाने के लिए एक कदम दर कदम प्रक्रिया। अमन ने पहले ही उसे मार्गदर्शन दे दिया था और मंगेश ने भी अपने परिवर्तन की तैयारी के लिए भंडार जमा करने का तरीका ढूंढ लिया था। आपके शिष्य मंगेश ने अपनी तानाशाही चाकू भाव में महारत हासिल कर ली है और आपके तानाशाही चाकू भाव का स्तर बढ़ गया है। मंगेश के चाकू भाव का स्तर बढ़ गया था। सुरभि रसायन मार्शल शास्त्र में गहराई से लगी रही और ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ प्रगति की है। रुद्र को लगा कि रसायन मार्शल शास्त्र का अगला स्तर प्राप्त करना अब दूर नहीं होगा। दहुआ धीरे धीरे सही रास्ते पर आ गया था। मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अभी तक बहुत से सहज अवस्था योद्धा नहीं थे। इसका मतलब था कि शहर में अभी भी उस गहरी जड़ वाली नींव की कमी थी। अब 130 रुद्र की 100 मार्शल छाया को 130 तक उन्नत कर दिया गया था। इसका तात्पर्य था कि अब मार्शल आर्ट्स के 130 शुरुआती थे। मुझे कांगलान द्वीप जाना चाहिए। चंगकिंग मंडप स्थानांतरित होने की योजना बना रहा था। लोहगढ़ परगना आखिरकार एक दूरस्थ और अपेक्षाकृत बंजर जगह थी, जो वास्तविक समृद्ध भीतरी क्षेत्र से बहुत दूर थी। हालांकि दहुआ के विकास के लिए यह एक आदर्श स्थान था। सुरभि भी जाने की तैयारी कर रही थी। उसने सब कुछ पैक कर लिया था। रक्त नेत्र बिलाव की पीठ पर चीजों से भरी 2 बड़ी टोकरियां लटकाई गई थीं। उन्होंने दहुआ के लिए संजीवनी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए रसायन कक्ष में एक उत्पादन लाइन छोड़ दी। शेष रसायन उत्पादन लाइनें सभी कांगलान द्वीप में स्थानांतरित कर दी गईं। गुरुजी, हम सब तैयार हैं। हम कल कांगलान द्वीप जाएंगे और बड़े भाई से मिलेंगे, सुरभि ने उत्साहित होकर कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। रक्त नेत्र बिलाव भी उत्साहित था। हालांकि वह एक भारवाहक की भूमिका निभा रहा था, लेकिन उसने इसे सुरभि को खुश करने का एक उत्कृष्ट अवसर माना और इसलिए बहुत मेहनत की। केवल सुरभि को खुश करके ही उसे कभी संजीवनी की कमी नहीं होगी। अगले दिन सुरभि और अन्य लोगों ने कांगलान द्वीप के लिए अपनी यात्रा शुरू की। दहुआ शहर में चंगकिंग मंडप अभी भी खुला था। उन्होंने वहां के मामलों का प्रभार संभालने के लिए मेघपहाड़ जिला के जिलाधिकारी युनशान, जो चंगकिंग मंडप के एक पुराने सदस्य थे, को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन, कौशल और अन्य लोग भी कांगलान द्वीप के लिए रवाना हुए। 2 बड़ी टोकरियों से लदा रक्त नेत्र बिलाव अपनी पीठ पर रुद्र और सुरभि को ले जा रहा था। इसके अलावा वह एक बड़ी गाड़ी को भी अनायास खींच रहा था। रक्त नेत्र बिलाव के विशालकाय आकृति ने उनकी यात्रा के दौरान काफी ध्यान आकर्षित किया। कांगलान द्वीप कांग नदी में स्थित है, इसलिए लोहगढ़ परगना के क्षेत्र को छोड़ने और कांग नदी के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने नाव से यात्रा करना शुरू कर दिया। कांग नदी के किनारे एक बड़ा जहाज खड़ा था। इसे कुबेर महल द्वारा तैयार किया गया था। जहाज से यात्रा करना किसी मार्शल आर्टिस्ट की गति जितना तेज नहीं हो सकता है, लेकिन यह अधिक इत्मीनान से होने के कारण जीत गया। देख पर रुद्र एक कुर्सी पर बैठा था। उसके बगल की एक छोटी मेज पर बादलों के बीच आध्यात्मिक चाय का एक बर्तन था और सुरभि द्वारा तैयार किए गए आध्यात्मिक फलों जैसी वस्तुओं से बने केक की एक प्लेट थी, जिसमें रसायन में इस्तेमाल किए जाने वाले समान तरीके थे।
आध्यात्मिक चाय पीते हुए, आध्यात्मिक केक खाते हुए और कांग नदी के किनारे के सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए जीवन इसी को कहते हैं। कांगलान द्वीप पर ऐसा लग रहा था जैसे अमन के चारों ओर एक हवा चल रही हो, फिर भी उसमें हत्या के इरादे की भावना भी थी। हल्की हवा चली, शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, लेकिन चेतना में समा गई। जैसे ही वह समझने में डूब गया, खंडा भाव की एक समझ उभरने वाली थी। पूरे द्वीप पर एकमात्र फुर्सत में रहने वाला व्यक्ति हुक्म था। वह पहले ही महागुरु की अवस्था तक पहुंच चुका था। ऊब महसूस करते हुए वह कभी कभार एक छोटी नाव में कांग नदी पर मछली पकड़ने जाता था। जब उसका मन करता था तो वह एक मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाता था और नदी पर मछली पकड़ना शुरू कर देता था। कांगलान द्वीप के बाहर कुछ मील की दूरी पर जलीय पौधों का एक समूह था। एक छोटी नाव तैरती हुई आई, पौधे के समूह के पास रुकी और नाव से एक मछली पकड़ने वाली छड़ी बाहर निकाली गई। हुक्म इत्मीनान से मछली पकड़ रहा था। मुझे अचानक अब अपने बुजुर्गों की मानसिकता समझ में आ गई है। मैं, एक महागुरु, आराम कर रहा हूं और लापरवाही से मछली पकड़ रहा हूं। क्या ये ठीक वैसे ही सांसारिक जीवन का आनंद नहीं ले रहा हूं जैसा उन्होंने लिया था? हुक्म ने खुशी से सोचा। मछली पकड़ते समय हुक्म की नाक कुछ बार सिकुड़ी। नाव पर अचानक एक हल्की, सुखद सुगंध दिखाई दी। ये खुशबू। हुक्म ने कुछ लार निगल ली और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। उसने अपनी गर्दन को अकड़ा हुआ महसूस किया, लेकिन वह केवल खुद को संभाल सका और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। नाव पर, जैसे कहीं से आई हो, बैंगनी पोशाक में एक महिला दिखाई दी। उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता, दुनिया में बेजोड़, उसके बालों में हेयरपिन के कारण और भी अवास्तविक लग रही थी। हेयरपिन के लटकन गिरे और उस पर बैंगनी मन का एक पक्षी के पंख फैलाए हुए छवि के साथ जीवंत हो उठा। हेयरपिन की यह जोड़ी एक कीमती खजाना थी, अनमोल। हुक्म के लिए और भी खतरनाक बात यह थी कि बैंगनी में इस महिला की ताकत। वह एक विशाल महागुरु थी। एक महिला विशाल महागुरु का रहस्यमय तरीके से उसकी नाव पर दिखाई देना निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं था। हुक्म ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रख दी और सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मैं खंडाधिपति पीठ से हुक्म हूँ। मेरे पिता हु है, जिन्होंने खंडा स्वामी शैलेश से व्यापक रूप से गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त किया। वे एक गहरा बंधन साझा करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जैसी विशाल महागुरु को यहाँ क्या लाया है? शुरुआत से ही अपने पिता की प्रतिष्ठा पर लौटने की कोशिश कर रहा था। चिंतित था कि उसके पिता की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा भी पर्याप्त नहीं हो सकती है। उसने सुविधा के अनुसार खंडा स्वामी शैलेश का नाम भी छोड़ दिया। बैंगनी पोशाक वाली महिला स्पष्ट रूप से थोड़ी देर के लिए जम गई, फिर वह धीरे से हंसी। हु है का बेटा, कितना दिलचस्प है। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं बस किसी के बारे में पूछने आई हूँ। जैसे ही हुक्म ने सुना कि बैंगनी में महिला किसी के बारे में पूछताछ करने आई है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में अमन का विचार आया। वह थोड़ा भ्रमित था, वह अमन से क्या चाह सकती थी। एक विशाल महागुरु का अमन के साथ परेशानी की तलाश करना मौत को दावत देने से कम नहीं था। हालांकि विरोधी इतना आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था कि किसी भी पुरुष को मंत्रमुग्ध कर सकता था, अमन की आंखों में एक दुश्मन राख में बदल जाने के योग्य था, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो। आप किसके बारे में पूछताछ करना चाहेंगी? हुक्म ने सावधानी से पूछा। अमन कांगलान द्वीप पर था। अगर वह उसे ढूंढना चाहती थी तो उसे रास्ता दिखाने में हुक्म को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर कोई अपनी तबाही चाहता था तो हुक्म को हाथ बटाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक अदृश्य थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। असभ्य, क्या मैं वास्तव में इतनी बुरी हूं कि तुम्हारे द्वारा बुजुर्ग कहलाने के योग्य हूं? मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूं। बैंगनी में महिला ने गुस्से से चिल्लाया। हुक्म गुस्से से लगभग फट पड़ा, लेकिन उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा क्योंकि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने उस अपमान का बदला लेने की कसम खाते हुए उसके चेहरे को अपनी याददाश्त में छिपा लिया और कसम खाई कि वह अपने पिता से इस अपमान का बदला लेगा। नहीं, रुको, अगर वह अमन की तलाश कर रही है तो उसकी राख भी नहीं बचेगी। हुक्म ने गुस्से में सोचा। हालांकि उसके चेहरे पर डर का भाव था। उसने जल्दबाजी में खुद को सुधारा, मेरी पिछली गलती के लिए क्षमा करें। कुमारी, आप किसे ढूंढ रही हैं? बैंगनी में महिला ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रही हूँ जो बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम मंगेश के ठिकाने जानते हो, जिसने एक महान गुरु को अपनी नंगी बाहों से गला घोंट दिया था? उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। हम, मंगेश। हुक्म चकित रह गया। वह अमन के लिए नहीं आई है, वह मंगेश के लिए आई है। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने माथे पर बल डाला और ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्या कोई समस्या है? हुक्म ने सावधानी से पूछा, क्या मैं कुमारी से पूछ सकता हूँ, आप मंगेश को क्यों ढूंढ रही हैं? मंगेश चंकिंग मंडप से है, बहुत कम लोग उसका उल्लेख करते हैं। हालांकि वह बहुत उग्र है। भीतरी क्षेत्र के मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लोग अमन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। बैंगनी पोशाक वाली महिला जानकारी इकट्ठा करने में बहुत अच्छी नहीं लग रही थी और यह संभव है कि वह आसपास के विशाल यदुदेश से न हो, अन्यथा वह मंगेश के बारे में पता लगाने में सक्षम होती। जाहिर है, महिला ने कांग नदी पर मंगेश की लड़ाई देखी थी और यह जानते हुए कि हुक्म अमन और मंगेश के साथ था, उसने मंगेश के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे ढूंढा। जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। तुम्हें बस मुझे ये बताने की जरूरत है कि मंगेश कहाँ है। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने नाखुश होकर कहा,
मुझे भी नहीं पता कि मंगेश कहाँ है, लेकिन अगर कुमारी को जल्दी नहीं है तो आप इंतजार कर सकती हैं। मंगेश जल्द ही कांगलान द्वीप पर आ रहा होगा। आप कांगलान द्वीप पर उसका इंतजार क्यों नहीं करती? हुकम ने सावधानी से सुझाव दिया। वह कांगलान द्वीप आ रहा है। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने पूछा। उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, ये कुछ दिनों में होना चाहिए। हुकम ने सिर हिलाया। उस स्थिति में अगर मंगेश आता है तो उसे बताओ कि मुझे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है और मुझसे यहाँ मिलना है। ये कैसा रहेगा? बैंगनी पोशाक वाली महिला ने कुछ उम्मीद से कहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हुकम तुरंत सहमत हो गया। इस समय वह बस कांगलान द्वीप वापस जाना चाहता था और मंगेश के आने तक बाहर नहीं आना चाहता था। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बैंगनी पोशाक वाली महिला हवा में उठी और बोली, याद रखना, मंगेश को मेरे लिए यहाँ इंतजार करने के लिए लाना। हुकम ने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। कोई दिक्कत नहीं, मैं निश्चित रूप से संदेश पहुंचाऊंगा और मंगेश को यहाँ लाऊंगा। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने संतुष्टि में सिर हिलाया और चली गई। हुकम जल्दी से कांगलान द्वीप लौटने के लिए रवाना हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह दूर गया होता, बैंगनी पोशाक वाली महिला फिर से प्रकट हुई। कुमारी, क्या आपके पास कोई और मामला है? हुकम ने अपने चेहरे पर एक भयावह रूप के साथ पूछा। बैंगनी पोशाक वाली महिला के दुर्भावनापूर्ण इरादे लग रहे थे। मुझे डर है कि तुम उसे नहीं लाओगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने गंभीरता से कहा। यह क्या है? हुकम चौंक गया। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने एक हेयरपिन निकाला। ये पारभासी था और हल्के से चमक रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक खजाना था। उसने अपनी कलाई को झटका दिया और हेयरपिन उसकी ओर तेजी से बढ़ा। हुकम डर गया और चकमा देना चाहता था, लेकिन वह बहुत धीमा था। जब एक विशाल महागुरु ने काम किया तो उसके पास उसके हमले से बचने का समय नहीं था। ठक, हेयरपिन उसके कंधे में घुस गया। केवल पिन का सिर बाहर दिख रहा था, जो हल्की चमक बिखेर रहा था। हुकम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने कंधे पर ठंडक महसूस की, लेकिन कोई दर्द नहीं। हालांकि वह बहुत चिंतित था। यह हेयरपिन असाधारण था। इसके उसके शरीर को छेदने से ऐसा लग रहा था कि इसमें किसी प्रकार की शक्ति समाहित है। अगर वह इसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता तो उसे गंभीर चोटें लग सकती थीं। ठीक है, तुम ये हेयरपिन मंगेश को दे देना। मैंने तुम्हें एक हेयरपिन से चाकू मार दिया है और मैं जानती हूँ कि तुम बदला चाहते हो। इस प्रकार मुझे चिंता नहीं है कि तुम उसे नहीं लाओगे। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने संतुष्टि में तालियां बजाईं। ये कहने के बाद वह चली गई। हुकम सदमे में था, अपने दिल में कोस रहा था। इस महिला ने उसका फायदा उठाया था। हालांकि ये कहा जाना था कि वह वास्तव में बदला चाहता था और निश्चित रूप से मंगेश को उसकी मदद के लिए लाएगा। कांगलान द्वीप पर लौटने पर हुकम शुरू में अमन को ढूंढना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि अमन खंडा मार्ग को समझ रहा था, उसने उसे परेशान न करने का फैसला किया। पेंग युआन, एक चरम विशाल महागुरु, अपने मार्शल आर्ट्स के अध्ययन में तल्लीन था और उसके पास उससे निपटने का समय नहीं था। जहां तक युवा गुरु शैलेश की बात है, उसके पास बैंगनी पोशाक वाली महिला से निपटने की शक्ति नहीं थी। अब हुकम बड़ी मुसीबत में था। वह केवल मंगेश के कांगलान द्वीप पर आने का इंतजार कर सकता था। जहां तक उसके कंधे पर हेयरपिन की बात है, वह इसे अभी बाहर नहीं निकाल सकता था। अमन ने खंडा भाव को समझना जारी रखा, लेकिन खंडा भाव को समझना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जो दिव्य आत्मा को लक्षित करता हो। हालांकि उसे कुछ अंतर्दृष्टि थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से समझने से बहुत दूर था। एक बड़ा जहाज कांग नदी पर चल रहा था। रुद्र इत्मीनान से कांग नदी के दोनों किनारों के दृश्यों का आनंद ले रहा था। मंगेश जहाज के पिछले हिस्से में बैठा था, अभी भी अपनी साधना को मजबूत कर रहा था। अचानक रुद्र ने कांग नदी के किनारे एक क्षणभंगुर आकृति देखी। क्या कोई हमें लूटने आ रहा है? वह मुस्कुराया। कौन इतना मूर्ख होगा कि चंगकिंग मंडप से संबंधित एक जहाज को लूटने की कोशिश करे? हालांकि क्षणभंगुर आकृति के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक गुजरने वाला मार्शल आर्टिस्ट था। उस शाम कांग नदी पर बादल घने हो गए, जिससे दृश्य आंशिक रूप से बाधित हो गया। जहाज की गति थोड़ी धीमी हो गई। रुद्र अभी भी एक कुर्सी पर बैठा था, शाम की कांग नदी के दृश्य का आनंद ले रहा था। अचानक उसने ऊपर देखा। कांग नदी के किनारे एक आकृति खड़ी लग रही थी। एक व्यक्ति सफेद पोशाक में, एक नीले चेहरे के साथ। दूरी बहुत थी और दृश्य बादलों से ढका हुआ था। रुद्र की ताकत के साथ भी वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन उसने हल्के से एक नीला चेहरा देखा। उसने माथे पर बल डाला। एक नीला चेहरा, क्या भीतरी क्षेत्र में भूत थे? जैसे ही वह जांच करने के लिए 100 मार्शल छाया का उपयोग करने वाला था, आकृति तेजी से पीछे हट गई और किनारे से चली गई। एक मुखौटा पहने हुए रुद्र अपने मुंह के नीचे बड़बड़ाया, इसे दिल पर नहीं लिया। दूसरे पक्ष के इरादे कुछ भी हों, पूर्ण शक्ति का सामना करते हुए यह एक आत्मघाती मिशन था। जैसे ही उसने कांगलान द्वीप के पास आते हुए बड़ा जहाज देखा, हुकम इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। वह जल्दी से दौड़कर आया। उसने जहाज के डॉक होने का इंतजार नहीं किया और मंगेश को ढूंढने चला गया। भाई मंगेश, एक आपातकाल है। हुकम सीधे जहाज के पिछले हिस्से में गया और उत्साह से बोला। क्या आपातकाल? मंगेश ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। उसकी निगाह हुकम के कंधे पर लगे हेयरपिन पर पड़ी। वह हैरान दिख रहा था और उसने कहा, हुकम, तुम्हारे कंधे में हेयरपिन क्यों है?
हुकम का चेहरा जम गया, फिर वह रोना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से, यह एक महिला थी जो तुम्हें ढूंढना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम्हें अपने साथ नहीं लाऊंगा, इसलिए उसने मेरे कंधे में एक हेयरपिन चाकू मार दिया। ये कहते हुए कि यह तुम्हारे लिए एक उपहार है, मंगेश की निगाहें कठोर हो गईं। उसने पूछा, क्या हो रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ये हेयरपिन निश्चित रूप से असाधारण नहीं है। अगर हम इसे लापरवाही से हटाने की कोशिश करते हैं तो चोटें गंभीर होंगी। हुकम ने गहरी सांस ली, जो कुछ हुआ था उसे विस्तार से समझाते हुए। चलो चलते हैं, मैं उससे मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह जीने से थक गई है। मंगेश ने निराशा में कहा। इस हेयरपिन का क्या? हुकम ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ अपने कंधे पर हेयरपिन की ओर इशारा किया। यह हेयरपिन वास्तव में असामान्य है। मंगेश ने माथे पर बल डाला। जाहिर है, हेयरपिन महिला का हथियार था जो असाधारण सामग्री से बना था। अगर वे नहीं जानते थे कि इसे ठीक से कैसे हटाया जाए, तो जबरदस्ती बाहर निकालने से हेयरपिन तुरंत विस्फोट हो सकता था और गंभीर नुकसान हो सकता था। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, मैं इन नाजुक स्थितियों से निपटने में अच्छा नहीं हूं। हमें या तो अपने सबसे बड़े मार्शल भाई या अपने गुरु को ढूंढना चाहिए। हुकम का चेहरा गिर गया। युवा गुरु अमन खंडा मार्ग पर ध्यान कर रहे हैं। मैं उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। जहां तक बुजुर्ग की बात है, उसने इतने मामूली मामले के लिए बुजुर्ग को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कि वह बोल पाता, एक शक्ति उसके कंधे में प्रवेश कर गई, हेयरपिन को बाहर धकेलते हुए। धन्यवाद, बुजुर्ग। हुकम अत्यधिक प्रसन्न था। एक बार जब हेयरपिन रुद्र के हाथों में आ गया, जिसने फिर इसकी जांच की और नकली बनाने में शामिल असाधारण शिल्प कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हेयरपिन एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि भागों का एक संयोजन था। ये ठोस और एकीकृत दिखाई देता था, फिर भी इसमें तंत्र छिपा हुआ था जो टकराने पर बल जारी कर सकता था। यदि कोई इसे जबरदस्ती हटाने का प्रयास करता, तो समाहित शक्ति फट जाएगी और गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। हेयरपिन के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री अत्यंत असाधारण थी, जो सच्ची क्यूई और सच्चे युआन को धारण करने में सक्षम थी। बेशक हेयरपिन कितना भी चतुर क्यों न हो, पूर्ण शक्ति के सामने इसे बाहर निकालना आसान था। रुद्र ने हेयरपिन में शक्ति को दबाने के लिए सीधे अपने सच्चे युआन का उपयोग किया, इसे फटने से रोका और इसे आसानी से बाहर निकाल लिया। यह एक अच्छी चीज है। इसे ले लो। रुद्र ने मंगेश को हेयरपिन फेंक दिया। गुरुजी, ये हेयरपिन, यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, एक बड़े हुए आदमी के लिए। इसे छोटी बहन को दे दो। मंगेश ने अपने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ हेयरपिन स्वीकार किया। जब तुम मुझसे मिलोगे तो फैसला करोगे। रुद्र हंसा। मंगेश को हेयरपिन देने वाली महिला ऐसा क्यों कर रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मंगेश पर फिदा हो गई हो? ठीक है। मंगेश ने सिर हिलाया और हुक्म के साथ नाव से चला गया। कांगलान द्वीप पर माहौल जीवंत था। अमन ने भी खंडा मार्ग पर विचार करना समाप्त कर दिया था। जैसे ही रुद्र ने उसे देखा, उसका चेहरा चमक उठा। क्या अमन एक नया खंडा भाव समझ रहा है? और यह खंडा भाव इतना सरल नहीं लगता। हालांकि अमन ने खंडा भाव को पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन उसने कुछ प्रगति की थी। उसके चारों ओर एक हल्की हवा का फीका माहौल रुद्र से अछूता नहीं था। मुझे एक नया खंडा भाव समझने में देर नहीं लगेगी। रुद्र इसकी आशा कर रहा था। उसने पेंग युआन सहित कई मार्शल आर्ट्स विद्वानों को देखा और उनकी पांडा जैसी दिखावट ने उसे मनोरंजन दिया। मैं समझता हूं कि अमन ने इन विद्वानों को चंगकिंग मंडप में फुसलाया क्यों। उनके काले घेरे को देखकर मैं बता सकता हूं कि वे अपने पूरे दिल और ऊर्जा को मार्शल आर्ट्स में डाल रहे थे। उनकी एकल दिमाग उन्हें धोखा देना आसान बनाता है। रुद्र राह भरे बिना नहीं रह सका। उन सभी के पास महागुरु या उससे ऊपर के शक्ति का स्तर था, खासकर पेंग युआन जो एक चरम विशाल महागुरु था। फिर भी वे भी अपनी आंखों के चारों ओर काले घेरे सहन करते थे। ये स्पष्ट रूप से कमजोर शक्ति के समय लंबे समय तक नींद की कमी का परिणाम थे और उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। चंगकिंग मंडप के कांगलान द्वीप में स्थानांतरण के साथ इन मार्शल आर्ट्स विद्वानों को रसायन से परिचित कराया गया और सभी लगभग पागल हो गए। वे खुश मुस्कान के साथ सुरभि का पीछा करते थे और लगन से विभिन्न कार्यों में मदद करते थे। वे रसायन के बारे में जानने और इसके रहस्यों को सुझाने के लिए उत्सुक थे। भीतरी क्षेत्र से मार्शल आर्टिस्टों ने दहुआ के मार्शल आर्ट्स का फिर से अध्ययन करना शुरू कर दिया, जबकि सुरभि ने एक यिनलो मंडप मार्शल आर्टिस्ट के शव का विच्छेदन किया था और भीतरी क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की गहरी समझ थी। महान बंज योद्धा का आकाश पृथ्वी सेतु, इसे कैसे बदलें? कुछ शोध के बाद उन्होंने आखिरकार प्रगति की। सुरभि एक चिकित्सा गोली बनाने में सफल रही जो आकाश पृथ्वी सेतु में मेरिडियन को मजबूत करने में सहायता कर सकती थी। हालांकि वे सिर्फ झूठे आकाश पृथ्वी सेतु थे, वे भीतरी क्षेत्र के योद्धाओं को दहुआ के मार्शल आर्ट्स का वास्तव में अभ्यास करने की अनुमति देने में सक्षम थे। इसके अलावा रूपांतरण की विधि भी चंगकिंग मंडप के हाथों में थी। चिकित्सा गोली के बिना आकाश पृथ्वी सेतु में मेरिडियन को मजबूत करना असंभव होगा। इस तरह दहुआ में चंगकिंग मंडप की स्थिति स्वाभाविक रूप से अडिग होगी। हालांकि इसमें फायदे और नुकसान दोनों थे। नुकसान ये था कि कई मजबूत पुरुष दहुआ के मार्शल आर्ट्स में रूपांतरण करने के लिए चंगकिंग मंडप को लक्ष्य बनाएंगे, गोली के नुस्खे को सौंपने के लिए चंगकिंग मंडप को मजबूर करने का इरादा रखते थे, या यहां तक कि गोली के निर्माण की विधि भी। बेशक ये तथाकथित नुकसान पूर्ण शक्ति के सामने नगण्य था। मंगेश, जो हुक्म के साथ कुछ दिनों के लिए दूर रहा था, आखिरकार लौट आया। एक बैंगनी में महिला उसका पीछा कर रही थी।
वह मंगेश को एक प्रशंसनीय नज़र से घूर रही थी जिसने रुद्र को एक हैरान आश्चर्य के लिए सेट कर दिया। एक महिला सिम्प, अप्रत्याशित रूप से, यहाँ तक कि मंगेश खुरदरा और कठिन गंजा आदमी भी प्रशंसकों को रखता है। 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल कैसा रहेगा मंगेश? बैंगनी में महिला बोली। मेरे पास अब पैसे की कमी नहीं है। मंगेश ने अपना हाथ हिलाया। 2 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल। बैंगनी में महिला ने कीमत बढ़ाना जारी रखा। मंगेश कुछ लुभाया था लेकिन उसने अंततः अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बाहर निकलो, मैं व्यस्त हूँ। चंकिंग मंडप में वर्तमान में आध्यात्मिक क्रिस्टल की कमी नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से महिला की भर्ती को स्वीकार नहीं करेगा। हुक्म, क्या हो रहा है? शैलेश ने उत्सुकता से हुक्म को खींच लिया। अमन और अन्य लोग भी आए। बैंगनी में महिला संदिग्ध लग रही थी। वह मंगेश को किराए पर लेना चाहती है, उसे एक जगह पर एस्कॉर्ट करने के लिए, लेकिन मंगेश ने मना कर दिया। हुक्म के चेहरे पर भी एक अजीब नजर थी। अमन खुद को याद किए बिना नहीं रह सका जब उसने पहली बार भीतरी क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसने दीक्षा की भर्ती को स्वीकार कर लिया और आध्यात्मिक क्रिस्टल का अपना पहला बैच कमाया। दूसरी तरफ बैंगनी में महिला कीमत बढ़ाती रही। 3 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल। अमन और अन्य लोग आश्चर्य किए बिना नहीं रह सके। यह महिला वास्तव में अमीर थी। 3 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल, और उसने आंख भी नहीं झपकाए। मैंने पहले ही कहा है, मैं भर्ती स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मंगेश ने माथे पर बल डाला, अपने बड़े हाथ से पहुंचा, उसे कंधों से पकड़ा, हवा में उत्प्रेरित किया और बैंगनी में महिला को उड़ा दिया। हालांकि जल्द ही बाद में बैंगनी में महिला वापस दौड़ाए, उसका चेहरा लाल हो गया और वह रोमांचित दिखाई दी। मंगेश, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मंगेश ने माथे पर बल डाला और कहा, अगर तुम अब नहीं जाती हो तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें मारता हूँ। अगर मैं नहीं जाती हूँ तो तुम्हें बस मेरी भर्ती स्वीकार करनी होगी। वह जगह एक खजाने का स्थान है। हालांकि यह कुछ खतरनाक है, तुम्हारी शक्ति के साथ तुम आसानी से तोड़ सकते हो। बैंगनी में महिला दृढ़ रही। मंगेश ने चिढ़ में अपना सिर रगड़ा, अगर तुम चाहती हो कि मैं सहमत हूं, तो मुझे आध्यात्मिक क्रिस्टल की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि तुम मुझे एक खजाना बैग नहीं देती हो, अन्यथा मैं सहमत नहीं हूंगा। एक खजाना बैग, भीतरी क्षेत्र में एक सच्चा खजाना। मंगेश मामा ने आज तक उसके लिए एक भी खजाना बैग नहीं खरीदा है। उसके विचार में बैंगनी में महिला निश्चित रूप से एक उत्पादित नहीं कर सकती थी। किसने सोचा होगा? उसके बड़े आश्चर्य के लिए बैंगनी में महिला ने वास्तव में एक खुशी की चीख के साथ अपने आलिंगन से एक छोटा बैग मछली पकड़ लिया। कोई दिक्कत नहीं। एक ग्रे छोटा बैग, एक मेढक के आकार का। मंगेश दंग रह गया। उसने वास्तव में उसे किराए पर लेने के लिए एक खजाना बैग दिया। उसकी निगाह खजाना बैग पर पड़ी और वह लुभाया बिना नहीं रह सका। हालांकि क्या उसे किराए पर लेने की उसकी जिद के पीछे कोई योजना थी? वह झिझकने लगा। ठीक है, ये रहा। अब क्या तुम मेरी भर्ती स्वीकार कर सकते हो? बैंगनी में महिला ने सीधे भंडारण बैग को मंगेश के हाथ में ठूंस दिया। तुम मुझे ही किराए पर क्यों लेना चाहती हो? मंगेश ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बैंगनी में महिला शर्माई जब उसने बोला। मंगेश ने अपने गंजे सिर को खुजाया, थोड़ा हक्का बक्का दिखाई दिया, बस इसलिए। इसके अलावा तुम बहुत मजबूत हो, खासकर तुम्हारी शारीरिक रक्षा जो मुझे एक सुरक्षा की भावना देती है। तुम उस जगह पर जाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। बैंगनी में महिला ने ईमानदारी से कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। मंगेश ने अपने हाथ में खजाना बैग को देखा जो लालच से भरा था। हालांकि उसके इरादे स्पष्ट थे और जिस जगह की वह बात कर रही थी वह निस्संदेह बहुत खतरनाक थी। वह जगह, खतरा बहुत बड़ा नहीं है। तुम्हारी शक्ति के साथ तुम सीधे चल सकते हो। कृपया मेरी अनुरोध स्वीकार करें। बैंगनी में महिला ने उसे विनती करते हुए घूर लिया। मंगेश ने अपने गुरु को देखा, फिर अपने बड़े भाई को एक पूछताछ नजर डालते हुए। अमन ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, तुम कौन हो? बैंगनी में महिला ने सबको देखा, एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरा नाम जियुन है। ये सुनकर शैलेश और हुक्म की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। शैलेश का चेहरा विस्मय से भर गया था। उसने कहा, तुम जियुन हो? जियुन की राजकुमारी, जियुन। जियुन सीधी खड़ी हुई, घमंड से कहते हुए, वह मैं हूँ। तुम एक विशाल महागुरु कैसे बन गईं? शैलेश पूरी तरह से चौंक गया था। मेरी बेजोड़ प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए विशाल महागुरु के स्तर तक तोड़ना एक आसान करतब था। तुम शैलेश होने चाहिए, है ना? काफी विफलता, है ना? जियुन ने गर्व से कहा। शैलेश का चेहरा काला पड़ गया, उसे हल्का किया गया था। फिर भी उसने खुद को जवाब देने में असमर्थ पाया। भाई शैलेश, क्या तुम उसे जानते हो? अमन ने आश्चर्य से पूछा। वह मेरी समकक्ष है और भीतरी क्षेत्र में 3 सबसे युवा महागुरुओं में से एक के रूप में जानी जाती थी। जियुन राज्य की राजकुमारी जियुन। शैलेश ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। 3 सबसे युवा महागुरुओं में से जियुन ने बढ़त ली और विशाल महागुरु के दायरे में तोड़ दिया। अमन ने शैलेश के कंधे को थपथपाया, उसे सांत्वना देते हुए, भाई शैलेश, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह एक विशाल महागुरु है, वह जरूरी नहीं कि तुम्हारी विरोधी हो। शैलेश ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने अपनी सच्ची क्यूई को परिष्कृत करने और अपने खंडा मार्ग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। जियुन, एक विशाल महागुरु को हराना असंभव लगता था। जियुन मंगेश को परेशान करती रही, कहते हुए, तो अब जब तुम आश्वस्त महसूस करते हो तो मेरी रोजगार स्वीकार करो। मुझे उस जगह पर एस्कॉर्ट करो।
मंगेश ने माथे पर बल डाला, तुम्हारी प्रतिभा और शक्ति को देखते हुए तुम अकेले वहां जा सकते हो। तुम्हें मुझे एस्कॉर्ट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे कठिन पुरुष पसंद हैं, न कि वे स्त्री सुंदर लड़के। जियुन ने एक तथ्यात्मक तरीके से मामलों को उचित ठहराया। मंगेश को अभी भी झिझकते हुए देखकर जियुन ने अपने दांत पीसे और जोड़ा, वहां 5वीं रैंक की आध्यात्मिक औषधि होगी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे ही मंगेश ने यह सुना, वह तुरंत सहमत हो गया। जियुन दंग रह गई। जब आध्यात्मिक औषधि का उल्लेख किया गया तो वह तुरंत सहमत हो गया। वह निराश महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अगर वह ये पहले जानती तो उसने शुरुआत में ही 5वीं रैंक की आध्यात्मिक औषधि का उल्लेख कर दिया होता। शैलेश हालांकि भ्रमित था। जियुन, तुम्हारे जियुन राज्य में बहुत सारे विशाल महागुरु हैं, तुम्हें भाई मंगेश को किराए पर क्यों लेना चाहिए? उस जगह के बारे में इतना खास क्या है? जियुन ने उसे एक नजर दी, थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर कहा, मेरा अपने पिता से झगड़ा हो गया था। उन्होंने निश्चित रूप से मुझे पकड़ने के लिए लोगों को भेजा। वह जगह वास्तव में खास है, लेकिन मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकती। शैलेश आश्चर्यचकित था। जियुन को भीतरी क्षेत्र में सबसे युवा महागुरुओं में से एक के रूप में जाना जाता था, जिसने उसकी असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित किया। उसे किसी भी शक्ति में एक खजाने के रूप में माना जाएगा। क्या वास्तव में उसका जियुन के राजा से झगड़ा हो गया था? जियुन ने जारी रखा, उस जगह पर जाने के लिए मुझे जियुन राज्य को पार करने की जरूरत है। मंगेश की शक्ति के साथ वह मुझे वहां एस्कॉर्ट करने में सक्षम है। इस स्थान के रहस्य स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। फिर उसने जोड़ा, मेरा अपने पिता से झगड़ा हो गया क्योंकि वह वास्तव में मेरी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते थे जिससे मैं कभी नहीं मिली। ये बस बहुत अन्यायपूर्ण है, इसलिए मैंने सीधे उनके खिलाफ विरोध किया। शैलेश और अन्य लोग भ्रमित थे। क्या जियुन का राजा पागल हो गया था? ऐसी प्रतिभा को किसी भी शक्ति द्वारा वांछित किया जाएगा ताकि वे अपने डोमेन में एक स्तंभ के रूप में बने रहें। लेकिन वह उसकी शादी करना चाहता था, और इस हद तक कि वह उससे झगड़ा करने को तैयार था। वह तुम्हारी शादी किससे करने वाला था? शैलेश उत्सुकता से जल रहा था। चाहे जियुन से शादी करने की योग्यता के मामले में या उस शर्त के मामले में जिसमें जियुन का राजा रुचि रखता होगा, भीतरी क्षेत्र में कुछ ही योग्य थे। मुझे नहीं पता। जियुन ने अपना सिर हिलाया, और मत पूछो। मैं उससे कभी नहीं मिली हूं और मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि मेरे पिता पागल हो गए हैं। शैलेश हक्का बक्का था, जियुन का राजा वास्तव में पागल था। उस दिन मंगेश जियुन को उस जगह पर एस्कॉर्ट करने के लिए कांगलान द्वीप से चला गया। कांगलान द्वीप पर अमन ने खंडा भाव को समझना जारी रखा। इस बीच सुरभि ने आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु को संघनन करने के लिए आवश्यक दवा बनाना शुरू कर दिया, दहुआ मार्शल आर्ट्स में संक्रमण में मदद करते हुए। संक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति शैलेश था। वह अत्यधिक उत्साहित था। दवा के सफल निर्माण के साथ शैलेश ने आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु को संघनन करना शुरू कर दिया। उसने दहुआ मार्शल आर्ट्स में अपने संक्रमण में पहला कदम उठाया। अगर वह सफल होता तो वह भीतरी क्षेत्र में महागुरु मार्शल आर्टिस्ट से सहज अवस्था मार्शल आर्टिस्ट में संक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति होगा। अमन ने भी अपने खंडा भाव के समझ को रोक दिया और किनारे से देखा। पेंग युआन जैसे लोग सभी इसकी आशा कर रहे थे। अगर शैलेश अपने संक्रमण में सफल होता तो सप्तर्षि शिक्षा सदन के भीतर जो महागुरु मार्शल आर्टिस्ट रुचि रखते थे, वे भी मार्शल आर्ट्स में संक्रमण कर सकते थे। हालांकि एक विशाल महागुरु के लिए संक्रमण करना अपेक्षाकृत कठिन है। आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु के अलावा सच्चे युआन को कैसे संघनन करें और अद्वैत को कैसे समझें, ये सभी बड़ी बाधाएं थीं। अगर एक विशाल महागुरु के पास अभी भी आगे एक रास्ता है तो संक्रमण के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। शैलेश ने एक गोली निगल ली और पूरी तरह से दहुआ मार्शल आर्ट्स में संक्रमण करते हुए आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु को संघनन करना शुरू कर दिया। वह भीतरी क्षेत्र मार्शल आर्ट्स से दहुआ मार्शल आर्ट्स में वास्तव में संक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, और क्या आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु का संघनन सफल होगा यह अभी भी अनिश्चित था। एक गोली के पूरी तरह से आत्मसात होने के बाद शैलेश ने महसूस किया जैसे उसके शरीर में एक रास्ता खुल गया है, एक सेतु की तरह, और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति उसकी संवेदनशीलता स्पष्ट हो गई। आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु का भ्रूण रूप संघनन हो गया था। बस थोड़ा और अभ्यास इसे मजबूत करने के लिए, और यह पूरी तरह से आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु में विकसित होगा, उसे एक सच्चा सहज मार्शल आर्टिस्ट चिन्हित करते हुए। शैलेश ने एक और गोली निगल ली। आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु को संघनन करना जारी रखा। जैसे ही सेतु अधिक स्थिर हुआ, उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में निर्देशित किया, और आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु से गुजरने के बाद ये सच्ची क्यूई में संघनन हो गया और उसके नाभि केंद्र ऊर्जा सागर में प्रवेश कर गया। इस बिंदु पर यह पुष्टि की जा सकती थी कि उसका संक्रमण एक पूर्ण सफलता था। मैं सफल हो गया हूँ। शैलेश अत्यधिक प्रसन्न था। रुद्र ने राहत की सांस ली। जब तक संक्रमण विधि को काम करने की पुष्टि की गई, कम समय में एक सहज अवस्था मार्शल आर्टिस्ट के दिखाई देने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बेशक एक जन में सहज अवस्था मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में जिन्होंने संक्रमण किया वे हीन थे, लेकिन वे अभी भी महागुरु दायरे के मार्शल आर्टिस्टों से अधिक मजबूत थे, इसलिए कई मार्शल आर्टिस्ट थे जो संक्रमण करने के लिए तैयार थे। औषधीय गोलियों की सहायता से कुछ सीमाएं थीं, और सबसे बड़ी बात यह कि चिरंजीवी कुटीर द्वारा कल्टीवेशन बदलने की विधि पर पूरा नियंत्रण था। रुद्र ने मन में सोचा, भीतरी क्षेत्र में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट हैं, अनगिनत प्रतिभाएं।
शायद जब कल्टीवेशन बदलने की विधि फैलेगी तो कोई ना कोई औषधीय गोलियों के बिना भी स्वर्ग और पृथ्वी सेतु को संघनित करने का तरीका खोज निकाले। शैलेश के कल्टीवेशन बदलने में सफल होने के बाद कई महागुरु, जो मार्शल आर्ट्स के विद्वान भी थे, सहज अवस्था में अपना कल्टीवेशन बदलने और फिर भीतरी क्षेत्र और वीर भारत की मार्शल आर्ट्स के बीच के अंतर का अध्ययन जारी रखने के लिए उत्साहित थे। हुक्म ने भी मार्शल आर्ट्स में बदलने की तैयारी कर ली। शैलेश ने स्वर्ग और पृथ्वी सेतु को मजबूत करना जारी रखा, उसे भीतर से और बढ़ाया। जहां तक अद्वैत अवस्था में प्रवेश करने की बात थी, उन्होंने उस विचार को छोड़ दिया। उनकी नींव अभी भी कमजोर थी, जिससे उनके लिए कोई बड़ी सफलता हासिल करना असंभव था। वह केवल अपनी शक्ति को बढ़ाने पर विचार कर रहे थे, सहज अवस्था के पूर्ण बल को प्राप्त करके एक महागुरु को पराजित करने के लिए। अमन ने सहज अवस्था की पूरी क्षमता का एहसास करते हुए चरम महागुरु को भी मार गिराया था। शैलेश की आकांक्षाएं अधिक विनम्र थीं, वह सहज अवस्था में अपनी पूरी शक्ति से एक मध्यम स्तर के महागुरु को हराने से संतुष्ट थे। कावेरी द्वीप पर चिरंजीवी कुटीर का रसशाला अभी भी वैद्यराज पंकज की देखरेख में था। नियमित रूप से कुबेर महल से लोग गोलियां लेने आते थे, साथ ही गोलियों के लिए आवश्यक आध्यात्मिक औषधि भी पहुंचाते थे। अमन ने खंडा के आशय को समझना जारी रखा, जबकि जोया सहज अवस्था में सफलता के लिए तैयारी कर रही थी। रुद्र ने एक लापरवाह जीवन व्यतीत किया, कभी कभी कावेरी नदी पर इत्मीनान से मछली पकड़ते हुए घूमते थे। उनके दिन आरामदायक और तनाव मुक्त थे। एक दिन आपके शिष्य मंगेश ने एक घूंसे से एक महागुरु को पराजित कर दिया है, जिससे आपका युद्ध अनुभव बढ़ गया है। एक सुनहरी रोशनी उभरी। मंगेश ने एक महागुरु को पराजित कर दिया था। क्या वे पहले ही बैंगनी बादल राज्य पहुंच चुके हैं? रुद्र ने सोचा, शायद जल्द ही मंगेश चरम महागुरु को भी पराजित करना शुरू कर देगा, है ना? अद्वैत अवस्था में प्रवेश करने के लिए जिस वर्तमान शक्ति का वह निर्माण कर रहे थे, उसके साथ चरम महागुरु को हराना उनके लिए एक सहज उपलब्धि होनी चाहिए। आपके शिष्य मंगेश ने चरम महागुरु का लगातार वध किया है। आपके पास मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी अधिपति खंडा की शक्ति में वृद्धि हुई है। आपने स्वर्ग और पृथ्वी अधिपति खंडा के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। रुद्र चकित रह गए। स्वर्ग और पृथ्वी अधिपति खंडा का स्तर बढ़ गया था। मंगेश के लगातार चरम महागुरु के वध के बाद सुनहरी उंगली से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। अमन ने खंडा के आशय का अध्ययन जारी रखा। उनके शरीर के चारों ओर लगातार हवा बह रही थी, जिसमें योग्य कोमलता के भीतर एक विनाशकारी बल समाहित था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आत्मा और चेतना को मिटा सकता है। रुद्र मन ही मन रोमांचित थे। अमन देवताओं को नष्ट करने के खंडा मार्ग को नहीं समझते हैं। इसके बजाय वह सीधे दिव्य आत्मा का मुकाबला करने वाले खंडा आशय का अध्ययन कर रहे हैं। एक बार जब अमन इसे समझ लेंगे तो वह आसानी से अर्ध देव पुरुषों का वध कर सकेंगे। सच्चे मार्शल आर्ट्स देव पुरुषों के सामने भी उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं होगा। इसके अलावा एक बार जब खंडा आशय को समझ लिया जाता है तो इसका उपयोग आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता है। महासूर्य स्वर्ण देह का उन्नत संस्करण, मुझे इस पर भी विचार करना चाहिए, कोई कमजोर बिंदु नहीं छोड़ना चाहिए। रुद्र गहरे विचार में थे। कावेरी द्वीप शांत और शांतिपूर्ण था। हालांकि भीतरी क्षेत्र की सतह के नीचे चुपचाप गुप्त लहरें उठ रही थीं। यावन देश के एक छोटे से गांव में एक पीले रंग की त्वचा, थोड़ी झुकी हुई पीठ और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति एक टूटे फूटे लकड़ी के घर में रहता था। वह वर्तमान में एक लकड़ी की मूर्ति को तराश रहा था। लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ रहे थे। जल्द ही उसने ठंडे, सख्त चेहरे, थोड़े अशुभ दिखने वाले और बर्फीली आंखों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आकृति बनाई। बूढ़े व्यक्ति ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसकी आंखें एक गहरी टकटकी में खोई हुई थीं, मानो वह एक समाधि में हो। सफेद चोगे में एक नीलमुख व्यक्ति धीरे धीरे चला आया और बूढ़े व्यक्ति के सामने रुक गया। उसने बूढ़े व्यक्ति के हाथ में मूर्ति को कुछ देर तक देखा, फिर चुपचाप हंसा। कौन कल्पना कर सकता था कि कभी मनाया जाने वाला दानव पुत्र अभी भी जीवित है और इस छोटे से पहाड़ी गांव में छिपा हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति अभी भी मूर्ति को टकटकी लगाकर देख रहा था। नीलमुख व्यक्ति के आने से अनजान लग रहा था। नीलमुख व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जारी रखा, जब दानव प्रभु ने दानव संप्रदाय की स्थापना की तो 7 से 8 साल का एक बच्चा उनका पीछा करता था। वह दानव प्रभु के सबसे करीब था और उसे दानव पुत्र के नाम से जाना जाता था। वह सबसे मजबूत था और दानव संप्रदाय के 9 महान दानव प्रभुओं में उच्चतम पद पर था। जब दानव प्रभु गायब हो गए और दानव संप्रदाय विभाजित हो गया तो उसने दानव संप्रदाय के कई अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों की घेराबंदी से लड़ाई लड़ी और पीछे हट गया। रक्तलोभी दानव पुत्र का नाम लंबे समय तक भीतरी क्षेत्र से गायब रहा। कौन सोच सकता था कि अतीत का दानव पुत्र, जो कभी इतना प्रसिद्ध था, इस छोटे से गांव में सेवानिवृत्त हो गया है। दानव पुत्र ने नीलमुख व्यक्ति की ओर देखा। सीधी बात करो, एक और बकवास और तुम मर चुके। नीलमुख व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, वृद्ध इंद्र मर चुके हैं। तो क्या हुआ अगर वह मर गए? दानव पुत्र को कोई परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वृद्ध इंद्र दानव संप्रदाय के सदस्य थे। उनकी मृत्यु का उससे क्या लेना देना। भले ही वृद्ध इंद्र दानव संप्रदाय से थे, फिर भी उनकी मृत्यु का उससे कोई लेना देना नहीं होता। वृद्ध इंद्र, उन्हें एक कार्य मिला था, एक व्यक्ति को पकड़ना। कार्य पूरा होने पर दिव्य द्वार में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। नीलमुख व्यक्ति ने ध्यान से दानव पुत्र को देखा। दानव पुत्र ने अपना सिर उठाया। उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, अभी भी शांत और सौम्य। क्या तुम निश्चित हो कि एक व्यक्ति को पकड़ने से दिव्य द्वार तक पहुंच मिलेगी?
नीलमुख व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और एक ताड़पत्र फेंका। दानव पुत्र ने उसे खोला, देखा कि अंदर क्या था, और उनके चेहरे पर उत्साह भर गया जब उन्होंने पूछा, ये व्यक्ति कहाँ मिल सकता है? कावेरी द्वीप पर, नीलमुख व्यक्ति ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। दानव पुत्र ने सावधानी से पकड़ी हुई मूर्ति को एक शेल्फ पर रखा और फिर पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इस तरह किसी को पकड़ना आसान काम नहीं है ना? वृद्ध इंद्र और अन्य वृद्ध दोनों मर चुके हैं। दर्जनों चरम महागुरु भी मारे गए हैं। मैंने पहले ही सभी गुटों के शक्तिशाली लोगों से संपर्क कर लिया है। हम सब मिलकर कावेरी द्वीप पर हमला करने और उन्हें उस व्यक्ति को सौंपने के लिए मजबूर करने की तैयारी कर रहे हैं। नीलमुख व्यक्ति ने कुछ भी नहीं छिपाया, अपनी पूरी योजना का खुलासा किया। कुछ देर विचार करने के बाद दानव पुत्र ने एक लकड़ी का टोकन निकाला और नीलमुख व्यक्ति को फेंक दिया, जाओ शीतपति को ढूंढो। अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई कदम उठाऊं, तो तुम्हें अपने नीलमुख आत्मज्ञान को आकर मुझे समझाना होगा। नीलमुख व्यक्ति निराश नहीं हुआ। उसने लकड़ी का टोकन उठाया, अपना हाथ झुकाया और कहा, मैं चलता हूँ। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक पीछे मुड़कर पूछा, क्या वह मूर्ति दानव प्रभु की है? उसे नजरअंदाज करते हुए दानव पुत्र ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और श्रद्धापूर्वक नक्काशी शुरू कर दी। लकड़ी का बुरादा चारों ओर उड़ने लगा जबकि मूर्ति की रूपरेखा उभरने लगी। नीलमुख व्यक्ति चला गया। कावेरी द्वीप से हजारों मील दूर एक जंगल के बीच में सफेद चोगे में एक नीलमुख व्यक्ति जंगल में खड़ा था। उसके पीछे लाल चोगे और नीलमुख वाले 10 आदमी थे। ये लाल चोगे वाले नीलमुख आदमी सभी चरम महागुरु थे। पैरों की आहट गूंजी जब एक पीला चेहरा वाला आदमी, मानो उसे बर्फीले पानी में भिगोया गया हो, धीरे धीरे आगे चलता आया, एक लंबी चाकू पकड़े हुए जो ठंडी चमक रहा था। जैसे ही वह पास आया, ठंडी हवा का एक झोंका आगे बढ़ा। वह आदमी एक बड़े पेड़ के सामने रुका, उससे टिक गया और धीरे धीरे उसके पीछे पेड़ के तने पर पाले का रंग उभर आया। उसकी पीठ से टिका हुआ पेड़ का तना धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खो रहा था। उस आदमी को देखकर सफेद चोगे में नीलमुख व्यक्ति की आंखों में डर का निशान दिखाई दिया। जल्द ही 2 और आकृतियां दिखाई दी। उन दोनों ने हुड पहन रखे थे, अपने चेहरे नहीं दिखा रहे थे, जाहिर तौर पर अपनी पहचान छिपाने के लिए। पहुंचने के बाद उन्होंने उस पीले आदमी को देखा और उनमें से एक ने विस्मय में फुसफुसाया, क्या वह शीतपति है? दानव प्रभु शीतपति। शीतपति ने दोनों लोगों को देखा और मुस्कुराया, अगर तुम हत्या और चोरी करने जा रहे हो तो इसके बारे में खुले रहो। अपने सिर छिपा रहे हो और पूंछ दिखा रहे हो। अगर तुम्हें पकड़े जाने का डर है तो बस बाहर मत निकलो। दोनों हुड वाले लोगों ने सूंघा और शीतपति को नजरअंदाज कर दिया। अब जब हम सब यहाँ हैं तो चलो चलें। शीतपति ने बात की। अभी सब नहीं आए हैं। सफेद चोगे में नीलमुख व्यक्ति ने सख्ती से बात की। शीतपति ने अपनी भौहें सिकुड़ी, स्पष्ट रूप से नाराजगी दिखाते हुए। अचानक दर्जनों आकृतियां दिखाई दी। वे सभी चरम महागुरु थे। जो भी आए थे उन सभी ने अपने चेहरे छिपा रखे थे, अपनी पहचान छिपा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं की। लोगों की संख्या गिनते हुए सफेद चोगे में नीलमुख व्यक्ति ने पाया कि कुल 55 चरम महागुरु थे। उसके पीछे के 10 के अलावा 65 चरम महागुरु थे। ताकत की बात करें तो यह उस समय को पार कर चुका था जब उन्होंने चिरंजीवी कुटीर को घेर लिया था। इसके अलावा इस बार शीतपति और अन्य 2 सभी अर्धदेव पुरुष थे। अगर ऐसा गठन एक व्यक्ति को पकड़ने में विफल रहता है तो एकमात्र सहारा दूसरी तरह से दूसरे पक्ष पर व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डालना है। सुरभि के दिव्य द्वार से संबंधित होने की बात एक बार फैलने के बाद मार्शल आर्ट्स की दुनिया की सभी शक्तियां उस व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर महसूस करेंगी। यह महागुरु से परे मार्शल मार्ग के बारे में है। कोई भी शक्ति या मजबूत व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दिव्य द्वार का रहस्य अब सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है और एक चुनिंदा कुछ को ज्ञात एक छोटे से रहस्य के बजाय बड़ी संख्या में लोगों द्वारा जाना जाएगा। कोई भी रहस्य और अवसर साझा नहीं करना चाहता जब तक कि वे मजबूर न हों। या तो वे व्यक्ति को सौंप दें या हम कावेरी द्वीप को ध्वस्त कर देंगे। सफेद चोगे में नीलमुख व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। 10 लाल चोगे वाले नीलमुख पुरुषों का नेतृत्व करते हुए वे कावेरी द्वीप की ओर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। शीतपति अन्य 2 अर्धदेव पुरुषों के साथ करीब से पीछा कर रहा था और चरम महागुरु का समूह चुपचाप उनके पीछे गति बनाए हुए था। ये लड़ाई निश्चित रूप से जीती जाएगी। चिरंजीवी कुटीर को नष्ट होना चाहिए। वीर भारत की मार्शल आर्ट्स भी भीतरी क्षेत्र से गायब हो जाएगी। कावेरी द्वीप शांत है। शाम का सूर्यास्त कावेरी नदी के पानी से परिलक्षित होकर एक आकर्षक दृश्य बनाता है। रुद्र एक नाव की सवारी से लौटते हैं, एक कुर्सी पर बैठते हैं, इत्मीनान से आध्यात्मिक चाय पीते हैं और आध्यात्मिक केक खाते हैं। रक्त नेत्र बिलाव द्वीप के आध्यात्मिक फल वन में सो रहा है। हाल ही में उसके सोने के घंटे बढ़ गए हैं। ऐसा लगता है कि यह एक कायापलट चरण में प्रवेश कर गया है। अमन अभी भी एक चोटी के ऊपर पालथी मारकर बैठा है, खंडा आशय को समझ रहा है। शैलेश अपने स्वर्ग और पृथ्वी सेतु को मजबूत करना जारी रखता है, लगातार उसका विस्तार और मजबूती करता है, अपनी नींव जमा करता है और खंडा मार्ग पर भी विचार करता है, खंडा के हृदय ज्ञान में कदम रखने का प्रयास करता है। हुकम और कई महागुरु मार्शल आर्ट्स विद्वानों ने शुरू में अपने स्वर्ग और पृथ्वी सेतु को संघनित कर लिया है और उन्हें मजबूत करने के बीच में है। सुरभि अपनी दान औषधि मार्शल आर्ट्स मैनुअल का अध्ययन जारी रखती है, कुछ अंतर्दृष्टि का सारांश देती है। वह दावा करती है कि वह एक नई दान औषधि मार्शल सिद्धांत संकलित करने का इरादा रखती है।
जोया सहज अवस्था में अंतिम सफलता हासिल करने की तैयारी कर रही है। उसी क्षण एक तूफान इकट्ठा होता प्रतीत होता है, कावेरी नदी को पार करता है, कावेरी द्वीप की ओर बढ़ रहा है। अपार बल जरा भी छिपा नहीं है। अतीत में हमला करने वाले सैकड़ों महागुरु की गति की तुलना में ये और भी आश्चर्यजनक है, दुनिया को हिला रहा है। रुद्र ऊपर देखते हैं, उनकी टकटकी उदासीन है, उनके चेहरे पर बदलाव का कोई संकेत नहीं है। वह अद्वैत अवस्था के शिखर पर पहुंच चुके हैं। उनकी ताकत पहले से अनगिनत गुना बढ़ गई है। अपनी उंगलियों के एक झटके में वह एक अर्ध देव पुरुष को नष्ट कर सकते हैं। 4 अर्ध देव पुरुष, बस अपनी उंगलियों के 4 झटके। सही समय। रुद्र मुस्कुराते हैं। अमन खंडा आशय को समझ रहा था। अब दुश्मन के हमले के साथ उनमें एक अर्ध देव पुरुष भी है। यह अमन के लिए अपने खंडा आशय को तेज करने और उसे समझने का एक सही अवसर है। कावेरी द्वीप पर हर कोई आश्चर्य से अपना सिर उठाता है। दर्जनों शक्तियां कावेरी नदी पर सरपट दौड़ रही हैं, कावेरी द्वीप की ओर उनका हमला पूरी तरह से बेपर्दा है। यह क्या है? हर कोई स्तब्ध है। पिछली बार 50 से अधिक चरम महागुरु सभी मारे गए थे, कौन फिर से मरने के लिए आने की हिम्मत करेगा? सभी की नजरें 4 अग्रणी आकृतियों पर पड़ती हैं। यहाँ तक कि सुरहा रक्त नेत्र बिलाव भी चौंक कर जाग जाता है, भीड़ को देखने के लिए अपना सिर उठाता है, वह धीरे से दहाड़ता है। अगर उसकी ताकत अनुमति देती तो वह उन्हें मारने के लिए पहले ही दौड़ पड़ता। उन्हें उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी, ये कौन लोग हैं? सुरभि घर से बाहर निकलती है, आश्चर्य से पूछती है, क्या वे चिरंजीवी कुटीर में अमृत के लिए आए थे? क्या पिछली लड़ाई से डर पर्याप्त नहीं था? तूफान जितना विशाल बल, दर्जनों चरम महागुरु, सभी अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए हैं, अपनी पहचान छिपा रहे हैं। सुरभि को सौंप दो और इस लड़ाई से बचा जा सकता है। भीड़ से एक आवाज दहाड़ती है। सुरभि दंग रह जाती है, वे उसके लिए आए थे। जब मायापुरी कुटीर के स्वामी मारे गए थे तो कौन अभी भी उसे पकड़ना चाहता था? उसी क्षण एक खंडा की रोशनी चमकती है, बोलने वाले व्यक्ति की ओर स्लैशिंग करती है। मर जाओ। धमाका। सभी महागुरु के चेहरे बदल जाते हैं और वे इसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। अमन शान से आगे बढ़ते हैं, मजबूत प्राणियों की भीड़ के सामने अकेले खड़े होते हैं, बिना किसी डर के। या तो भाग जाओ या मर जाओ, अमन ठंडी आवाज में घोषणा करते हैं। वह पहले बोलने वाले व्यक्ति को देखता है, जो लाल रंग में लिपटा हुआ है और नीलमुख पहने हुए है। उसके जैसे कपड़े पहने हुए 9 और हैं। लाल चोगे और नीलमुख पहने हुए इन 10 पुरुषों के सामने एक आदमी है जो सफेद चोगे और नीलमुख में लिपटा हुआ है। वे एक ही गुट से हैं। वह मायापुरी कुटीर के काले चोगे वाले आदमी को याद करते हैं जिसने भी अपनी छोटी बहन को पकड़ने का लक्ष्य रखा था। अर्धदेव पुरुष। अमन सफेद चोगे और नीलमुख वाले 4 पुरुषों को देखते हैं, उनकी आंखें थोड़ी संकरी हो जाती हैं। 4 अर्धदेव पुरुष। सफेद चोगे और नीलमुख वाला आदमी अवज्ञाकारी युवा को ठंडी आवाज में देखता है, शांति से कहता है, अमन, तुम्हारी प्रतिभा उत्कृष्ट है। तुम्हें यहाँ अपनी मौत को पूरा करने की जरूरत नहीं है। सुरभि को सौंप दो और हम पीछे हट जाएंगे। हाँ, मैं, अमन, अपने जीवन में कभी धमकियों के आगे नहीं झुकता। तुम, अर्धदेव पुरुष, अहंकारी हो। मेरे खंडा मार्ग को तेज करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना सही है। अमन डरते नहीं हैं और वह ठंडी मुस्कान बिखेरते हैं। अगर ऐसा है तो हमें दोष मत देना। सफेद चोगे और नीलमुख वाले आदमी की आंखों में एक उदासीन भाव है। धमाका। एक भयानक ठंडक हवा में व्याप्त हो जाती है। एक खंडा की रोशनी पाले की तरह उभरती है, सीधे अमन पर हमला करती है। शीतनाथ ने अपना कदम उठाया है। अमन के सामने 2 खंडा की रोशनी उड़ती है, एक जीवन और मृत्यु खंडा चक्र में बदल जाती है, लगातार हमला करती है। उनसे एक कोमल हवा जैसी आभा व्याप्त होती है। ये खंडा की रोशनी में समाहित हो जाता है। जैसे ही शीतनाथ अपना कदम उठाते हैं, सफेद चोगे वाला आदमी और अन्य 3 व्यक्ति, कई चरम महागुरु का नेतृत्व करते हुए कावेरी द्वीप पर उतरने वाले हैं। एक पर्याप्त नहीं है, अमन सूंघते हैं। एक हथेली बाहर निकलती है, एक स्वर्णिम भीमकाय नाग दहाड़ता है, हवा और बादल हिलते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार स्वर्णिम नाग में बहती रहती है, जिससे वह लगभग चेतन लगता है। धमाका। स्वर्णिम नाग दहाड़ता है जैसे वह सफेद चोगे वाले आदमी की ओर बढ़ता है। अन्य 2 अर्धदेव पुरुषों में से एक आगे बढ़ता है, स्वर्णिम नाग से मिलता है और शीतनाथ के साथ मिलकर अमन पर हमला करता है। हमें उसे मारना होगा, अगर वह भाग जाता है तो भविष्य में यह अंतहीन परेशानी होगी। सफेद चोगे वाला आदमी गहरी आवाज में कहता है। अमन बहुत शैतानी रूप से प्रतिभाशाली है। जिस समय उसने चरम महागुरु का वध किया था, उसे ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी वह बिना किसी नुकसान के 2 अर्धदेव पुरुषों से लड़ रहा है। लेकिन अभी के लिए प्राथमिकता सुरभि को पकड़ना है। एक बार जब सुरभि को पकड़ लिया जाता है तो वे अमन को घेर कर हमला कर सकते हैं। भले ही अमन इसकी वजह से बच जाए, फिर भी यह इसके लायक होगा। 2 अर्धदेव पुरुषों के अलावा 10 चरम महागुरु भी अमन पर हमला कर रहे हैं। अमन डरते नहीं हैं, उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने पर्वत और नदी खंडा मार्ग का उपयोग नहीं किया है, नहीं पर्वत और नदी खंडा आशय का। इसके बजाय लड़ाई में वह लगातार नवजात नए खंडा आशय का उपयोग करते हैं। पतली कोमल हवाएं खंडा की चमक में मिश्रित होती हैं, सब कुछ भेदती हुई प्रतीत होती हैं, मानो ये सभी आत्मा चेतना को बुझा सकती हो। अमन 2 अर्धदेव पुरुषों, साथ ही 10 चरम महागुरु के साथ एक तीव्र लड़ाई में लगे हुए हैं।
बीच हवा में विस्फोटों की आवाज गूंजती है और कावेरी नदी का पानी पूरी तरह से एक परत से नीचे दब जाता है। कावेरी द्वीप पर सुरभि अपना होंठ काट रही थी, थोड़ी लाल आंखों से अपने गुरुजी को देख रही थी। गुरुजी, मैंने आपके और बड़े भाई के लिए मुसीबत लाई है। न केवल मायापुरी कुटीर उसे पकड़ना चाहता है, बल्कि यह अज्ञात शक्ति भी ऐसा करना चाहती है। क्यों? अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो। जब तक तुम काफी मजबूत हो, ये सब कोई समस्या नहीं होगी। रुद्र ने उदासीनता से कहा। शायद ये सुरभि के पूर्व वृत्त से संबंधित हो सकता है। नील मुख आदमी, शैलेश ने गहरी आवाज में कहा। नील मुख आदमी? सुरभि ने उत्सुकता से पूछा। भीतरी क्षेत्र की 3 सबसे रहस्यमय अंधेरी शक्तियों में से एक, वे सभी नील मुखौटा पहने हुए हैं। और उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक महागुरु की ताकत है। शैलेश ने गंभीरता से कहा। सफेद चोगे और नील मुखौटा वाला आदमी स्पष्ट रूप से बेहद शक्तिशाली है, एक चरम महागुरु की सादगी से बहुत परे। छोटी लड़की, मेरे साथ आओ। चिंता मत करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम विरोध करती हो, तो यहाँ हर कोई मर जाएगा। सफेद चोगे में नीलमुख आदमी ने सुरभि को उदासीनता से देखा। फिर उसने रुद्र की ओर देखा और उदासीनता से बोला, तुम जो भी हो, तुम सब कुछ अकेले नहीं निगल सकते। अगर तुम उसे सौंप देते हो, तो हम बातचीत कर सकते हैं। रुद्र ने ऊपर देखा, उनके हाथ में हरित इच्छा घूम रही थी, और मुस्कुराए, तुम्हारे इरादे कुछ भी हों, यहाँ आने से पहले तुम्हें पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। एक अर्ध देव या मार्शल आर्ट्स देव पुरुष, वे मेरे लिए चींटियों की तरह हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दायरे की शक्ति से नहीं दबाऊंगा। आज तुम निचले लोगों को गवाह बनने दो कि अद्वैत अवस्था की शक्ति क्या है। रुद्र खड़े हो गए। उन्होंने आकाश में दर्जनों चरम महागुरु की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। शैलेश और अन्य तुरंत खुशी से भर गए। पिछली बार चिरंजीवी कुटीर की लड़ाई में वह अपने बड़ों को लड़ते हुए देखने के लिए वहां नहीं थे। आज एक आंख खोलने वाला होने वाला था। वरिष्ठ सचमुच एक कुशल विशेषज्ञ हैं। वह दूसरों को शक्ति से नहीं दबाते हैं। प्रणय और अन्य मार्शल आर्ट्स विद्वान भी उत्साहित थे। वीर भारत में मार्शल आर्ट्स के आदि पूर्वज द्वारा प्रदर्शित अद्वैत अवस्था की शक्ति, वह कितनी शक्तिशाली हो सकती थी। दायरे के संदर्भ में अद्वैत अवस्था एक महागुरु से मेल खाती है। तुरंत सफेद चोगे और नीलमुख वाले आदमी और अन्य अर्धदेव का चेहरा गंभीर हो गया। वे अपना कदम उठाने की तैयारी में थे। दर्जनों चरम महागुरु ने एक भयानक बल बनाने के लिए अपनी आभा को आपस में जोड़ा, एक सर्वनाशकारी तूफान की तरह। तुम अकेले हो, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, एक चरम महागुरु ने कहा। धमाका! रुद्र की हथेली के एक थप्पड़ के साथ बीच हवा में एक स्वर्णिम नाग दिखाई दिया। नाग के पंजों के नियंत्रण में ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं और गरज को निर्देशित किया जा रहा हो। हजारों फुट का स्वर्णिम नाग घूमता हुआ बाहर निकला, अपने साथ एक शक्तिशाली बल लेकर, जैसे कोई सच्चा नाग नीचे उतरा हो, और उसने समन्वित चरम महागुरु पर जोरदार हमला किया। धमाका! स्वर्णिम नाग की शक्ति बेजोड़ थी, एक गरज की तरह भयंकर और हिंसक। जिस क्षण ये चरम महागुरु की भीड़ में प्रवेश किया, इसने तुरंत एक दर्जन से अधिक को मार डाला। एक सर्पिल गोता के बाद यह एक व्यापक हमले के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही सांसों के भीतर दर्जनों चरम महागुरु राख में बदल गए। धम! शैलेश और अन्य पूरी तरह से सदमे में थे। क्या यह अद्वैत अवस्था की शक्ति है? अमन भी अद्वैत अवस्था में है। हालांकि वह बेहद शक्तिशाली है, अकेले 2 अर्धदेव और 10 चरम महागुरु से लड़ने में सक्षम है बिना पीछे हटे। लेकिन एक अंतर है, क्या ये वीर भारत के आदि पूर्वज अद्वैत अवस्था की शक्ति है? इस क्षण सफेद चोगे और नीलमुख वाले आदमी और अन्य अर्धदेव के दिल दहशत से भर गए थे। ये किस तरह की शक्ति है? भागो! यहाँ तक कि वे चारों मिलकर भी शायद इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या ये हो सकता है कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक सच्चा मार्शल आर्ट्स देव पुरुष है? अब जब तुम यहाँ हो, तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए। रुद्र उदासीन दिखे, अपना हाथ उठाया और पकड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक पिंजरे जैसी संरचना में बदल गई, सीधे उन दोनों को फंसा लिया। उन्होंने सफेद चोगे और नीलमुख वाले आदमी को नहीं मारा, लेकिन उसे अमन के लिए अपने कौशल को तेज करने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ अमन लड़ते हुए मजबूत हो रहे थे। नए खंडा आशय की उनकी समझ धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह इसे समझने वाले हैं। उन्होंने एक खंडा का हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक दुश्मन के दिमाग में एक अदृश्य हवा चल पड़ी हो। चरम महागुरु में से एक को अचानक एक तीव्र सिरदर्द महसूस हुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक अस्थिर चेतना, हवा में एक मोमबत्ती की तरह, किसी भी क्षण बुझने के लिए तैयार थी। वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। खंडा की एक चमक के साथ वह तुरंत मारा गया और राख में बदल गया। अमन शांत रहे, समझने की भावना मजबूत होती जा रही थी। उनका मृत्यु खंडा चक्र चारों ओर घूम गया। शेष 9 चरम महागुरु को केवल एक तीव्र सिरदर्द महसूस हुआ, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अस्थिर चेतना। उनका आक्रमण और बचाव दोनों तुरंत खो गए। चट! जैसे ही जीवन और मृत्यु खंडा चक्र घूम गया, सब कुछ क्षण भर में राख में बदल गया। शीतपति और एक अन्य अर्धदेव व्यक्ति सदमे में एक पल के लिए भी ढीले होने की हिम्मत नहीं करते, उन्मत्त होकर हमले को दबाते हैं। अमन ने एक के बाद एक वार किया, हमले को रोकते हुए। उन्हें लगा कि वह खंडा आशय को समझने वाले हैं, लेकिन कुछ याद आ रहा था। रुद्र ने अपना हाथ हिलाया, सफेद चोगे, नीलमुख वाले आदमी और एक और अर्धदेव व्यक्ति को मुक्त कर दिया। उनके दिल खुशी से भर गए जैसे वे बच निकले और भागने की कोशिश की।
हालांकि एक स्वर्णिम नाग कहीं से भी प्रकट हुआ और उन दोनों को मारा, उन्हें ठीक वहीं खटखटाया जहां अमन और शीतपति लड़ रहे थे। उसे मार डालो। सफेद चोगे नीलमुख जोड़ी ने दांत पीसे और अमन पर हमला किया। शीतपति और उनके साथी पूरी तरह से केंद्रित, विचलित होने की हिम्मत नहीं करते, अमन पर हमला करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। जब उन्होंने सफेद चोगे और नीलमुख जोड़ी को हमले में शामिल होते देखा तो उन्होंने सोचा कि वे सुरभि को पकड़ने में सफल रहे हैं। क्या तुम्हें वह मिली? शीतपति ने ठंडी आवाज में पूछा। बकवास करना बंद करो और उसे जल्दी मारो। सफेद चोगे और नीलमुख जोड़ी ने बेचैनी से आग्रह किया। उनके हमले पूरी ताकत से किए गए थे। चारों के संयुक्त हमले के तहत अमन तुरंत एक नुकसान में थे, प्रतीत होता है कि विरोध करने में असमर्थ हैं। गूंज। अचानक अमन ने अपनी खंडा घुमाई। इस खंडा के हमले में कोई चमकती खंडा की रोशनी नहीं थी, नहीं तेज खंडा आशय, ये सिर्फ एक अदृश्य हवा लगती थी। इस खंडा का सामना करने वाला अर्धदेव व्यक्ति शुरू में दंग रह गया था, ये सोच रहा था कि क्या अमन जवाबी हमला करने में असमर्थ हो गए थे। इस खंडा में कोई शक्ति नहीं लगती थी। हालांकि उस पल में उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनकी मानसिक चेतना को एक हवा ने ब्रश किया है, एक हल्की हवा जो बुझाने के एक इरादे को ले जाती प्रतीत होती है। अर्धदेव व्यक्ति ने जो मानसिक चेतना एकत्र की थी वह एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी। इस हवा के तहत ये डगमगाई और धीरे धीरे कमजोर हो गई, धीरे धीरे बुझ गई। यह अर्धदेव व्यक्ति भयभीत लग रहा था। इससे पहले कि वह अजीब हवा का विरोध करने के लिए अपनी मानसिक चेतना को इकट्ठा कर पाता, उसकी मानसिक चेतना बाहर निकल गई, एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह। उसका बरकरार शरीर बीच हवा से गिर गया, मानसिक चेतना से रहित। लड़ाई के बाद के परिणाम के बीच इसे बहा दिया गया और तुरंत राख में बदल गया। सफेद चोगे और नीलमुख तिगड़ी भयभीत लग रही थी। भागो। सफेद चोगे और नीलमुख जोड़ी ने गलती से सोचा कि यह रुद्र था जिसने एक कदम उठाया था। उनके दिल आतंक से भर गए। एक मार्शल आर्ट्स महागुरु का सामना करना पड़ा, एक पूर्ण मार्शल आर्ट्स महागुरु। अन्यथा चुपचाप उनमें से एक को मारने के लिए उसके पास इतनी भयानक शक्ति क्यों होगी? इस क्षण अमन ने अकल्पनीय उत्साह महसूस किया। उन्होंने आखिरकार खंडा आशय को समझ लिया था। उन्होंने सफेद चोगे और नीलमुख जोड़ी पर अपनी खंडा घुमाई जो भागने की कोशिश कर रहे थे। गूंज। खंडा आशय एक कोमल हवा की तरह हर दरार में घुस रहा था, सीधे उनकी मानसिक चेतना पर हमला कर रहा था। ये किस तरह की गुप्त तकनीक है? सफेद चोगे और नीलमुख जोड़ी भयभीत लग रही थी और हताश होकर अपनी मानसिक चेतना को इकट्ठा कर रही थी। इस अजीब हवा का विरोध करना चाहती थी, उस बुझाने के इरादे का विरोध करना चाहती थी। फुफकार। अंत में केवल अर्धदेव व्यक्ति होने के कारण उन्होंने जो मानसिक चेतना विकसित की थी वह आखिरकार पर्याप्त मजबूत नहीं थी। एक मोमबत्ती की लौ की तरह ये केवल कुछ झोंकों के बाद बुझ गई। उनके शरीर बीच हवा से गिर गए। इस क्षण शीतपति और अन्य अर्धदेव व्यक्ति, उनके चेहरे सदमे से भरे थे। अमन को अपनी आंखों में एक डर के साथ देखा। केवल अब शीतपति को एहसास हुआ कि दर्जनों चरम महागुरु सभी गायब हो गए थे। भागे नहीं, बल्कि मर गए। कितना समय बीता था? मुझे बताओ, तुमने मेरी छोटी बहन को क्यों पकड़ा? अमन ने उन्हें ठंडी आवाज में देखा। मुझे नहीं पता, तुम उससे पूछो, दूसरे अर्धदेव व्यक्ति ने कांपते हुए कहा। अमन ने अपनी खंडा घुमाई। फुफकार। दूसरे वाले ने केवल थोड़ा सा विरोध किया इससे पहले कि उसकी मानसिक चेतना बुझ गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। बोलो। अमन ने उदासीन आंखों से शीतपति की ओर देखा। घटक। शीतपति की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, वह अब अकेला बचा था। उसके होंठ हिले और थोड़ी देर बाद उसने कहा, नीलमुख श्वेत उत्पात ने मुझे ढूंढ निकाला, मुझे विशिष्ट कारण नहीं पता, बस इतना कि यह मार्शल आर्ट्स महागुरु में सफलता हासिल करने से संबंधित लगता है। अमन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मार्शल आर्ट्स महागुरु में सफलता हासिल करने से कुछ लेना देना। मार डालो। शीतपति ने अचानक एक कदम उठाया। उसकी सारी ठंडी ऊर्जा उसकी लंबी चाकू में डाली गई। उसका शरीर टूट रहा था। शीतपति का सार और रक्त सभी ठंडा थे, सब कुछ लगा रहे थे, सभी इस प्रहार में एकत्र थे। उसकी मानसिक चेतना बर्फीली लंबी चाकू से जुड़ी हुई थी। गूंज। उसने अमन पर चाकू घुमाई। इस कटाव ने शीतपति की पूरी कल्टीवेशन को खींच लिया था। उसने अपने दुश्मन के साथ मिलकर नष्ट होने का इरादा किया। अमन ने छींक ली और अपनी खंडा घुमाई। पहाड़ों और नदियों की कल्पनाएं सतह पर आ गईं और उनकी खंडा को ढंक दिया। इन पहाड़ों और नदियों के बीच एक कोमल हवा चलने लगी, बर्फीली ब्लेड पर बहने लगी। शीतपति की चेतना इस हवा के साथ पूरी तरह से मिटा दी गई थी। फिर भी उस कटाव की शक्ति गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका इरादा पहाड़ों और नदियों के माध्यम से छेदना था, अपने घातक पीछा के साथ जारी रखने के लिए। गूंज। जीवन और मृत्यु का खंडा चक्र घूम गया, लंबी चाकू के खिलाफ पीस रहा था। चाकू से एक बार में शक्ति पूरी तरह से भंग हो गई थी, जिससे ब्लेड खुद टूट गया और नीचे गिर गया। तब से कोई हमलावर नहीं रहा, सभी को समाप्त कर दिया गया। अमन ने पहुंचकर कावेरी नदी से सफेद चोगे नीलमुख आदमी को पकड़ा जो एक शव था, और एक और शरीर जो उसके साथ लाया गया था। तुरंत वह कावेरी द्वीप लौट आए। उन्होंने शवों को जमीन पर फेंक दिया। अमन की आकृति को सुशोभित करने वाली कोमल हवा उनका नवगठित खंडा आशय था। इस खंडा आशय को अचानक पवन खंडा आशय कहा जाएगा। अमन ने उत्साह से सोचा। रुद्र ने भी मुस्कान पहनी। इस लड़ाई से मिले लाभ वास्तव में सराहनीय थे। उन्होंने अमन को समय से पहले खंडा आशय को समझने की अनुमति दी, एक खंडा आशय जिसने सीधे आध्यात्मिक चेतना को लक्षित किया।
आपके शिष्य अमन ने अचानक पवन खंडा आशय को समझ लिया है। आपका अचानक पवन खंडा आशय इस प्रकार महान उपलब्धि तक पहुंच गया है, सुनहरी उंगली ने बताया जिस क्षण अमन ने अपने खंडा आशय को समझा। अचानक पवन खंडा आशय को अष्ट आरेख से सूर्य आरेख के माध्यम से समझा गया था। ये लड़ाई अचानक आए और अचानक समाप्त हो गई बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। इस क्षण रात ढलने लगी। कावेरी द्वीप की रोशनी शानदार ढंग से चमक उठी। रक्त नेत्र बिलाव अपनी नींद पर लौट आया था और शैलेश और अन्य कुछ योद्धाओं ने उत्साह से अपने रक्त को उबलते हुए महसूस करने में मदद नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश अपनी खेती में केंद्रित कर दी। अद्वैत अवस्था के दायरे तक पहुंचने की शक्ति वास्तव में बेजोड़ थी। अमन ने अचानक पवन खंडा आशय को समझना जारी रखा, इस लड़ाई से लाभ पर विचार कर रहा था। सुरभि ने अपने सभी विचारों को मार्शल आर्ट्स में निवेश किया। वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहती थी, बिना अपने गुरु और प्रशिक्षु भाई पर सुरक्षा के लिए भरोसा किए अकेले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। जोया को भी इसी तरह प्रेरित किया गया था। इस क्षण वह सहज अवस्था में सफलता हासिल करने के लिए तैयार थी। इसी तरह शिवम उत्तेजित हुए और सहज अवस्था में अपनी सफलता के लिए तैयारी शुरू कर दी। कावेरी द्वीप पर हर कोई खेती में डूब गया। माता अमन, जो कभी अपनी मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण में मेहनती नहीं रही थी, ने भी एक दुर्लभ प्रयास किया। रुद्र आराम से और शांत रहे। जहां तक सुरभि द्वारा लाई गई परेशानी का सवाल था, उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उन्होंने बस फैसला किया कि जितने भी आएंगे वह उनका वध कर देंगे। जहां तक इस सब के पीछे छिपे किसी भी रहस्य का सवाल था, वह अनिच्छुक थे। कावेरी द्वीप पर यह लड़ाई मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कोई लहर पैदा करने में विफल रही, यह अनसुना लगता है। 4 अर्धदेव पुरुषों और दर्जनों चरम महागुरु का गायब होना कोई लहर पैदा नहीं कर पाया। केवल वही लोग जो इसके अंदरूनी और बाहरी जानते थे, वे कावेरी द्वीप की वास्तविक शक्ति को समझ सकते थे। विशाल यदु देश के शाही महल में, शाही अध्ययन के भीतर, विशाल यदु देश के सम्राट चुप्पी में बैठे थे, मानो कुछ खबर का इंतजार कर रहे हों। महाराज, एक महल परिचारक आगे बढ़ा। चिरंजीवी कुटीर का क्या हुआ? विशाल यदु देश के सम्राट ने गहरी आवाज में पूछा। उनकी आत्माएं थोड़ी ऊपर उठ गईं। विशाल यदु देश के आकाश रक्षक, देव रक्षक और दिव्य भाला सेना सभी को जुटाया गया था और हमला करने के लिए तैयार थे। एक बार जब उन्हें कावेरी द्वीप के विनाश की खबर मिली, तो वह तुरंत उन्हें वीर भारत पर मार्च करने और उसे खत्म करने का आदेश देंगे। दोनों परिचारकों या वृद्ध राजकुमार से कोई संदेश नहीं आया है। महल परिचारक ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। विशाल यदु देश के सम्राट अपनी कुर्सी में डूब गए, उनका चेहरा तुरंत निराश हो गया। वह काफी देर तक चुप रहे। किसी भी खबर की अनुपस्थिति परिणाम के बारे में बहुत कुछ कहती है। इस बार वीर भारत के विनाश के उद्देश्य से भेजे गए मजबूत योद्धा कई थे, पहले आक्रमण की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय बल, खासकर 4 अर्धदेव पावर हाउस की उपस्थिति के साथ। उनमें से एक विशाल यदु देश की आधारशिला थी, वृद्ध राजकुमार। काफी देर बाद विशाल यदु देश के सम्राट ने अपना हाथ हिलाया, परिचारक को जाने के लिए कहा। उन्होंने चुपचाप वीर भारत के उन्मूलन के लिए तैयार कुलीन सैनिकों की वापसी का भी आदेश दिया। वह किसी भी जानकारी को लीक करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर इस हमले का विशाल यदु देश से कुछ लेना देना था, तो यह निश्चित रूप से चिरंजीवी कुटीर से प्रतिशोध को आमंत्रित करेगा। विशाल यदु देश के सम्राट हताश दिखे। उन्हें आगे क्या करना था? वह विशाल यदु देश की स्थिरता को ठीक से बनाए रखना था, वीर भारत के साथ संबंधों को आसान बनाने का एक तरीका खोजना था। उस अंत तक उन्होंने अपना दिल कठोर कर लिया। वीर भारत के साथ एक वाणिज्यिक मार्ग स्थापित करने का बहाना खोजा और पूरे मेघशिखर परगना को वीर भारत को सौंप दिया। तब से नीलांचल जिला और मेघशिखर परगना दोनों वीर भारत को सौंप दिए गए थे। विशाल यदु देश के अलावा मिशन में शामिल बलों ने भी एक निम्न प्रोफाइल ग्रहण की। हर कोई अपने प्रभाव क्षेत्र को अनुबंधित करने के लिए भाग गया। मार्शल आर्ट्स की दुनिया के आंतरिक क्षेत्र में जलवायु सभी से अनजान पहले ही बदलनी शुरू हो गई थी। यावन देश में शाही महल के भीतर यावन सम्राट शांत दिखे क्योंकि उन्होंने नीचे बुजुर्ग हिजड़ा को देखा। पूछा, शाही चाचा वास्तव में चले गए हैं? आपके महामहिम को जवाब देते हुए कोई जीवित नहीं बचा। बूढ़े हिजड़े ने सिर हिलाया। घोषणा करो कि शाही चाचा पीछे हट रहे हैं और राजनीतिक मामलों में भाग लेने के लिए अनिच्छुक हैं। आज से आगे शाम रहस्य रक्षक केवल मुझसे आदेश लेंगे। मेरा फरमान सुनाओ। यावन सम्राट की आंखों में दुख का जरा भी संकेत नहीं था, बल्कि राहत की भावना लगती थी। हालांकि शाही परिवार ने एक वास्तविक आधारशिला खो दी है, वह अब वास्तव में यावन देश के सम्राट बन सकते थे। यावन देश का राजनीतिक परिदृश्य रातों रात बदल गया। यावन सम्राट का अब सत्ता पर पूरा नियंत्रण था। एक छोटे से पहाड़ी गांव में दानव पुत्र लकड़ी का एक टुकड़ा तराश रहा था। एक आकृति धीरे धीरे उसके पास पहुंची। लाल चोगे में लिपटे हुए उसके चेहरे पर नील मुखौटा पहना हुआ था। दानव पुत्र ने अपनी लकड़ी की नक्काशी रोक दी, नवागंतुक की ओर देखा। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा, क्या वे सब मर चुके हैं? अगर सफेद चोगे वाली आकृति को नहीं मारा गया होता, तो आने वाला वही होता, न कि लाल चोगे वाला। लाल चोगे, नकाबपोश आदमी ने शांत आवाज में उत्तर दिया। वे असफल रहे। कितने? दानव पुत्र की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सफेद चोगे वाला, शीतपति और 2 अन्य, एक विशाल यदु देश से और एक यावन देश से, साथ ही दर्जनों चरम महागुरु। लाल चोगे वाले आदमी ने सख्ती से उत्तर दिया। मार्शल आर्ट्स में एक देव पुरुष। दानव पुत्र को इन 4 शब्दों को थूकने में कठिनाई हुई।
एक सच्चे मार्शल आर्ट्स देव पुरुष के अलावा और कौन इतने सारे पावर हाउस को नीचे ले जा सकता था। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।